हम और आप बुराइयों पे चर्चा न करें और अच्छाइयों की चर्चा करें तो धीरे 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 कदम दर कदम वो बढ़ती रहेगी। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब धर्म की हानि होगी, ग्लानि होगी, तब तब, और धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, धर्म का मतलब आपका आज का कर्म है। 2027 में सीएम कौन बने? इसका जवाब बिल्कुल उतना ही क्रिस्टल क्लियर है जितना दिन और रात में अंतर है। एब्सोल्युटली उत्तर प्रदेश में अगर अगला सीएम को होने जा रहा है, जो ये कहता मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं, उसका शायद जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होगा। रूल ऑफ लॉ है, एक जस्टिस का प्रोसेस है। ये भाई साहब आज घर नहीं पहुंचने से इनका इनकाउंटर कर दो, इनकी गाड़ी पलट दो, इनका ये कर दो। आपके पास जोड़ने का क्या प्लान है? प्रॉब्लम तो यहाँ पर ये है कि वो प्लान ही नहीं सक्सेसफुल हो रहा। 2027 में उत्तर प्रदेश में यूनाइटेड रहेगा। उसमें मायावती जी भी रहेंगी। उसमें कौन कौन रहेगा वो वक्त आने पे आपको पता लग जाएगा। ये न तेरा है, ये न मेरा है, हिंदुस्तान सबका। और अगर न समझी गई ये बात तो नुकसान हम सबका है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ आफ्ताब और आज के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में एक ऐसे लीडर हैं जो अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग भी हैं, इंट्रिगिंग भी हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं। प्रोफाइल इनका बहुत इंटरेस्टिंग है। इनके बारे में बता दूं कि इन्होंने राजनीति की शुरुआत जो है 2012 में की और 2012 इलेक्शन इन्होंने जीता। अखिलेश यादव जी के गवर्नमेंट में ये कैबिनेट मिनिस्टर रहे। इसके अलावा इनके बारे में बता दूं कि ये राजनीति के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो आगे के पॉडकास्ट में शामिल होगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। फिलहाल मैं स्वागत करना चाहूँगा प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी का इस शो पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू एंड टू ऑल योर व्यूअर्स एज वेल। आपने टाइम दिया इसके लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल माय प्लेजर, आई डू अंडरस्टैंड दैट। जब मैंने आपका प्रोफाइल देखा, आपके बारे में मेरे ख्याल से बहुत समय से मैं कॉलेज टाइम से भी सुनते आ रहा हूँ, लेकिन उस समय मैंने इतनी रिसर्च नहीं की थी आपके प्रोफाइल को लेकर। जब मैंने देखा कि आपने इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा है, मैं बात करूं तो गैसलोव से आपने एमएससी किया और उसके बाद फिर आपने पीएचडी की स्ट्रेटजी एंड मार्केटिंग में जी। उसके बाद आप आईएएस आईपीएस के ट्रेनिंग डायरेक्टर भी रहे, वहाँ पर आपने उनको पढ़ाया भी है जी। न सिर्फ ये बल्कि आपने डिफेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री के लिए एडवाइजरी बोर्ड में भी आप रहे हैं, एडवाइजेज वहाँ पे आपने दिए हैं अपनी। और इसके अलावा आप वेल नोन है एज ए प्रोफेसर। इतना पढ़ लिखने के बाद मतलब इतना जब पढ़ लिख लेता है तो आदमी सोचता है कि नहीं, हम जो इस करियर में ऑलरेडी सेट हैं, आप फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, आपका विजन बहुत स्ट्रांग है, तो राजनीति में क्यों? सबसे पहला सवाल मेरा। वेल वैसे थैंक यू फॉर लवली इंट्रोडक्शन। आई डोंट थिंक आई कुड हैव गिवन अ बेटर इंट्रोडक्शन। उसके लिए बहुत धन्यवाद आपको। सरस्वती की बड़ी कृपा रही हम लोगों की, और शुरू से मुझे ऐसा लगता था और आज भी ऐसा लगता है कि धरती पे सबसे आसान कोई काम है तो पढ़ाई का काम। अच्छा, पढ़ने से ज्यादा आसान कोई काम। ये जो हमारे लिसनर हैं वो थोड़ा इसको आपको ज्यादा बताना पड़ेगा। मैं आपको उसको साबित कर दूंगा। I'll prove what I'm saying. वो मैं जानना चाहूंगा। I'll prove what I'm saying. आप और आपकी किताब जी, आप चाहे रात में 2 बजे पढ़ लें, आप दोपहर में 2 बजे पढ़ लें, सुबह 5 बजे पढ़ लें, शाम को 7 बजे पढ़ लें, कोई कंपल्शन नहीं है। आपको न किसी टीम की जरूरत है, न किसी फील्ड की जरूरत है, न कहीं जाना है, न कहीं आना है, न किसी ड्राइवर की जरूरत है, किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपकी साधना, आपकी शिक्षा के साथ, आपकी किताब के साथ, एंड वो आप इंटरनलाइज कर सकते हो कभी भी। सो रीडिंग वॉज माई पैशन। मुझे शुरू आज भी मुझे लगता है मैं दिन में कम से कम 2-3 घंटा 4 घंटा जरूर पढ़ता हूं। अगर आप मुझसे पूछोगे पिछले 5 दिनों मैंने क्या किया, तो शायद 8 या 9 किताबें खरीदी होंगी। उसके अलावा मैं चीजें, ना मुझे दूसरा कोई शौक है ना कुछ और है। तो पढ़ना सबसे आसान काम है, और सरस्वती की बड़ी कृपा रही हम लोगों के ऊपर, माँ शारदे की। तो पढ़ने का मेरा हमेशा वो था, चाहे यूके की बात हो, चाहे कैम्ब्रिज हो, एमआईटी हो, हार्वर्ड में पढ़ने का मौका मिला, आईआईएम अहमदाबाद पढ़ाने का मौका मिला। वो बहुत एक अच्छी जर्नी थी, बहुत खूबसूरत दिन थे, एंड एकेडमिक्स वॉज माई फर्स्ट लव इन लाइफ। आई हैव एंजॉयड दैट थरोली। मैंने बहुत शिद्दत से, बहुत दिल लगा करके लाइब्रेरी में 2-2, 3-3 दिन सोए हैं हम लोग। अपने थीसिस सबमिशन से पहले 2 रात। ये पीएचडी की बात कर रहे हैं? ये पीएचडी एमफिल की बात कर रहा हूं एक्चुअली। जस्ट बिफोर द पीएचडी आई गॉट सिलेक्टेड टू कंटिन्यू टू पीएचडी। उससे पहले एमफिल का थीसिस सबमिशन से पहले 2 रात ऑलमोस्ट लाइब्रेरी में बिताए मैंने। मेरे बाकी भी कलीग्स जब बाकी करने जाते, कुछ कोई घूमने जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, क्लब जा रहा है, पब जा रहा है, हम लोग शिक्षा के रास्ते पे लगे रहे कि ठीक है, हमें यहाँ अपना नाम करना है, अपनी पहचान बनानी है। कैम्ब्रिज पहुंच गए थे तो ये चाहते थे कि कैम्ब्रिज टॉप करें, दुनिया में नाम हो, लोग पहचाने। तो एक वो जज्बा हमेशा रहा।
लौट करके आया तो IIM अहमदाबाद में ये हुआ कि बिजनेस स्कूल में PhD मेरी इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी इनोवेशन में थी। लीडरशिप स्ट्रैटेजी इनोवेशन LSI मेरा कोर सब्जेक्ट है। तो उस सब्जेक्ट पे ये हुआ कि हिंदुस्तान में IIM अहमदाबाद सबसे अच्छा इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें वहीं काम किया जाए। मैंने, मेरी वाइफ ने, हम दोनों ने वहाँ हमने अप्लाई किया, उन्होंने उसके बाद फिर IIM लखनऊ भी काम किया। तो उस रास्ते पे चल करके हम लोगों ने अपना एक ज़िंदगी का ढर्रा चल रहा था। इनफैक्ट हमारा बेटा पैदा हुआ, पहला शादी हुई, बेटा पैदा हुआ IIM अहमदाबाद में जब हम थे। तो बट कहीं ना कहीं दिल में एक भाव आया कि वी नीड टू डू समथिंग मोर। एकेडमिया एक ऐसा फील्ड है जहां बहुत जिंदगियों को छूते हो। आपके लिखा हुआ शब्द, आपका बोला हुआ शब्द लोग जिंदगी भर कैरी करते हैं। जो इंप्रेशंस टीचर, एक अच्छा प्रोफेसर, मुझे आज भी याद है मेरी स्ट्रैटेजी की क्लास में पहला बोर्ड क्या था, स्टैटिस्टिक्स की क्लास में मेरे प्रोफेसर आए केम्ब्रिज में, तो उन्होंने क्या कहा, पब्लिक पॉलिसी में हार्वर्ड में प्रोफेसर मैट एंड्रूज आए तो उन्होंने क्या कहा, इवन आज भी मुझे याद है। तो आपका शब्द सबकॉन्शियस माइंड में स्टूडेंट जिंदगी भर कैरी करते हैं। मेरे फादर हमेशा कहते हैं, बेटा जिंदगी में अगर एक खोज करने लायक है, एक रास्ता चलने लायक है, तो वो अच्छे गुरु की खोज है। आप एक अच्छा गुरु खोजिए और उसके साथ एक अच्छा शिष्य बनने का जज्बा रखते हो तो जिंदगी अपने आप आपका रास्ता सज जाता है, संवर जाता है। बट राजनीति का जो चार्म था वो ये था कि यू टच सो मेनी मोर लाइव्स, राइट। और पता नहीं कब इस देश में ये हुआ कि मुझे लगता है पिछले कुछ सालों में या कुछ डेकेड्स की बात करें, अदरवाइज दुनिया के किसी भी देश में आप जाएं, वहां का जो स्पेशली रिच डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात कर रहा हूं, वहां का जो सबसे अकम्प्लिश्ड क्लास है वो अपने अपने फील्ड्स में अकम्प्लिशमेंट के बाद पॉलिटिक्स में जाता है। आप यूएस में अगर आप सेक्रेटरीज उठाएं, मैं प्रेसिडेंट की बात तो नहीं कर रहा कि प्रेसिडेंट भाई क्योंकि डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, उसका भी अपना अचीवमेंट है, सोसाइटी में उसकी इज्जत है, समाज में जिस भी फील्ड में उसने काम किया हो, एंड देन ही राइज टू वेयर ही गोज। चाहे आप प्रेसिडेंट ओबामा की बात करें, क्लिंटन की बात करें, बाइडेन की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप आज प्रेसिडेंट हैं, उनके अपने अचीवमेंट्स हैं अपनी फील्ड के। एलन मस्क की बात करें, एलन मस्क की बात, किसी की, हाँ किसी की, हाँ वो भी इसमें आए। आप जितने सेक्रेटरीज उठा के देखेंगे आज भारत सरकार में, अमेरिकन सरकार में होंगे या फ्रांस में काम कर रहे होंगे, कनाडा में काम कर रहे होंगे या यूके में काम कर, दे ऑल हार्डकोर प्रोफेशनल्स। उन्हें अपना सब्जेक्ट, अपना टॉपिक बहुत अच्छे से आता है। उनका जिंदगी भर का अचीवमेंट है, चाहे कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई प्रोफेसर है, कोई जिस भी फील्ड में उसने काम किया, सोशल साइंस में काम किया, फिलैंथ्रोपी में काम किया। तो वो मेरा भी अट्रैक्शन था कि हमने एक ईश्वर की कृपा से, माँ बाप के आशीर्वाद से एक मुकाम एकेडमिया में हासिल किया। IIM अहमदाबाद की प्रोफेसरशिप बहुत बड़ी चीज़ है आज इस देश में, दुनिया के लेवल पे भी इनफैक्ट। लेकिन उसको छोड़ करके और ऑलमोस्ट अपने लीडर अखिलेश जी से, उनके प्रिंसिपल्स, उनके विजन से अट्रैक्ट होकर के मैंने मन बनाया कि मैं राजनीति में आना चाहता हूँ, और उन्होंने मुझे मौका दिया। और सिर्फ उसका मेरी एक थ्योरी है कि मैं मानता हूँ कि अगर आप 5 लोगों को अपना परिवार मानिए तो ईश्वर 5 की ताकत देता है आपको। अगर आप 5000 लोगों को अपना परिवार मान लीजिए कि मुझे इनके लिए कुछ करना है, तो ईश्वर 5000 की ताकत देगा। और अगर आप 5 लाख को अपना परिवार मान लीजिए, 50 लाख को अपना परिवार मान लीजिए, 50 करोड़ को अपना परिवार मान लीजिए, तो ईश्वर शायद आपको 50 करोड़ की ताकत दे दे। वो रास्ता मुझे राजनीति तक लेकर के आया। मेरी वो जो स्पिरिचुअल थॉट था वो मुझको राजनीति तक लेकर के आया। और मैं आज भी राजनीति उसी जज्बे के साथ, उसी शिद्दत के साथ, उसी मोहब्बत के साथ करता हूं। मैं चाहता हूं कि हम लोगों के काम से, हमारे नाम से राजनीति का आचरण, राजनीति का व्याकरण, राजनीति का व्यवहार, राजनीति का आचार, राजनीति का विचार इनरिच हो, बेहतर हो और आगे बढ़े। इस नजरिए से मैं राजनीति कर रहा हूँ। यही चीज़ मुझको राजनीति में लेके आई। ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने बताया, जिस तरह से बताया। थैंक यू। कि स्टूडेंट से शुरुआत करके आप लेकिन राजनीति पे आए। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स डिप्राइव्ड रहे क्योंकि आप वहाँ प्रोफेसर नहीं रहे, वरना और भी भविष्य उज्जवल होता। लेकिन आपने सोचा कि भाई मासेस को ही क्यों ना इंस्पायर करें और एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, अपने वे ऑफ वर्किंग से उन्हें हम एजुकेट करें। अभी आपने बोला कि पॉलिटिक्स में आपने कहा चेंजेस ऐसे ही आएंगे जब पढ़े लिखे लोग आएंगे, क्योंकि मुझे याद है कि आज़ादी के बाद बहुत जितने भी मिनिस्टर्स थे बहुत पढ़े लिखे, विद्वान लोग थे, चाहे उस समय अंग्रेजों से लड़ रहे हों, जो फ्रंट फेस जितने भी रहे, जो भी रहा, बहुत पढ़े लिखे एडवोकेट्स थे और मतलब बहुत बड़े बड़े। हम लोग लोहिया जी को मानते हैं, उनके प्रिंसिपल्स पे चलते हैं, ऋषि मिश्र जी को मानते हैं, नेता जी मानते, ये सब लोग आप देखिए वेरी वेल अकम्प्लिश्ड, वेरी वेल एजुकेटेड लोग। वेरी ट्रू। बीच में कुछ दौर ऐसा आया जहाँ पे थोड़ा सा मामला मुझे लग रहा है, और आप जैसे इतने शायद अब बदल रहा है। हाँ वही, आप जैसे यंग थॉट और विजन को लेकर, जो कि इतने मुल्कों में रह चुके हैं, इंटरनेशनली आपने चीज़ों को देखा है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी बहुत क्लोजली आप देखते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं उसका असर इस पर ज़रूर पड़ेगा। अब मेरा सवाल ये है कि 2012 में आप जीते, आप विधायक बने पहली बार, अब 2025 आ गया है।
राजनीति के समीकरण भी बदले हैं और राजनीति का तरीका भी बदला है जी। आपको क्या लगता है कि हम प्रगति की ओर जा रहे हैं राजनीति में, जिस कॉन्टेक्स्ट में भी हमने बात किया कि हम चाहते हैं कि भी राजनीति भी इवॉल्व हो, या फिर हम उल्टा रिवर्स गियर में? आफ्ताब जी, मुझे हमेशा लगता है समाज में दोनों करेंट्स हमेशा चलते रहे। अच्छा, आप किसी वक्त की बात करें, चाहे आप जब जीसस की बात करें, चाहे आप कृष्ण भगवान की बात करें, चाहे प्रभु राम की बात करें, चाहे प्रॉफिट की बात करें, चाहे आप मोसेस की बात करें, हमेशा अंडर करेंट्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चलेंगे। एंड जिसकी अति होगी उसको काउंटर करने के लिए कृष्ण ने कहा ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की हानि होगी, ग्लानि होगी, तब तब, और धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, धर्म का मतलब आपका आज का कर्म है। बिल्कुल, आप आज मेरा जो कर्म है, आज मेरा जो फर्ज है, चाहे मेरे परिवार के प्रति हो, मेरे माँ बाप के प्रति हो, मेरे बच्चों के प्रति हो, मेरे मित्र के प्रति हो, मेरे पड़ोसी के प्रति हो, मेरी कम्युनिटी के प्रति हो, मेरे देश के प्रति हो, मेरी दुनिया के प्रति हो, जो भी भाव आपका है, जिस लेवल की कॉन्शियसनेस आपके एनलाइटमेंट है, वो आपका असली धर्म वही है। कृष्ण ने कहा कि धर्म युद्ध में जहां सही गलत को देखना है, वहां आपको मुद्दा सही गलत होना होगा, वहां शस्त्र उठाइए, और अगर आपको संघार भी करना है तो संघार करिए। बिल्कुल। सो तो दोनों स्ट्रैंड्स हमेशा समाज में रहते हैं, अच्छे भी रहेंगे और बुरे भी रहेंगे। अब आज के समाज कहां खड़ा है, क्या अच्छाई ज्यादा है, क्या बुराई ज्यादा है? वी कैन हैव अ डिबेट ऑन दैट। मैं हो सकता है कह सकता हूं बुराई ज्यादा है, आप कह सकते हो अच्छाई ज्यादा है, या मैं कह सकता हूं अच्छाई ज्यादा है, बुराई कम है। लेकिन दिस इज अ कॉन्स्टेंट टसल, ये हमेशा किस तरह, और ये समाज में भी रहती है, देश में भी रहती है, और कहीं ना कहीं मेरे और आपके अंदर इंडिविजुअल साइकी में भी रहती है। इंडिविजुअल साइकोलॉजी में भी हमारी साइकोलॉजी कभी हमको इस तरफ खींचती है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों हम इतने सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, क्यों हम इस रास्ते पे चल रहे हैं, क्यों नहीं हम भी वही कर लेते जो बाकी कर रहे हैं, बट देन योर साइकी करेक्ट्स यू। उसमें आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका मेडिटेशन, आपका ईश्वर में विश्वास काम आता है। जो इनेट अच्छाई है इंसान की, मैं हमेशा मानता हूं कि इनेटली एवरीबडी इज गुड एंड एवरीबडी इज ऑनेस्ट। अगर आप उसे मौका दो तो वो दिक्कत नहीं होगी आपको। कभी लोग कोई जल्दी आपको, अगर आपकी आंख से आंख मिला करके आप बात करो तो सामने वाले को आपको धोखा देने में बड़ी दिक्कत होगी। उसकी साइकोलॉजी नहीं अलाउ, उसके अंदर जो ईश्वर का तत्व है, जो भगवान है उसके अंदर, वो उसको अलाउ नहीं करता। तो समाज में दोनों अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं। हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, हमारे हाथ में सिर्फ उतना होता है। वो मैं जरूर आपको विश्वास दिला सकता हूं कि जो एनलाइटेंड पाथ है, जो सही बात है, गलत और सही का जो अंतर करके रास्ता चलने का जो रास्ता है, अभिषेक मिश्रा निश्चित रूप से उस रास्ते में चल रहा है। मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है इस समय, जिस तरह से आपने इतने आसान वर्ड्स में चीज़ों को बता दिया। और बचपन में लोग पढ़ते भी थे स्कूल में कि कर्म ही धर्म है, लेकिन आज की डेट में लोगों ने कर्म छोड़ के धर्म पे ही फोकस ज़्यादा कर दिया है। उन्होंने धर्म को कर्म बना लिया है। हाँ, धर्म को कर्म बनाने, कांड भी बना लिया। तो मुझे लगता है हर रिलीजन का यही है कि भाई आप अच्छा करेंगे तो आप धार्मिक कहलाएंगे। लेकिन मामला यहाँ पर खैर अंडर करंट की आपने बात की, मैं यही मान के चलता हूँ कि वो अंडर करंट ही रहे, लेकिन थोड़ा सा अभी ओवरफ्लो कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और इस समय कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिलेमा सिचुएशन, लोगों के अंदर जो फीलिंग है मिक्स्ड भी है। कुछ लोग एक तरफ हैं, कुछ लोग बिल्कुल एक तरफ हैं। थोड़ी एक्सट्रीम सी सिचुएशन कभी कभी हो जा रही है। तो फिजिक्स में आफ्ताब जी क्वांटम थ्योरी और chaos थ्योरी आप कंबाइन कर रहे हैं, तो इट एक्सप्लेन्स यू कि chaos will find its own order. राइट, दैट्स द ब्यूटी ऑफ chaos. chaos भी क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड होता है। इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ सर्टेन मैनर दैट इट्स क्रिएटिंग chaos, बट देयर इज अ अंडरलाइंग पैटर्न टू इट। तो आप अगर उसको समझ करके आप समाज की जो बुराइयां हैं उनको नजरअंदाज कर, देखिए हम और आप बुराइयों पे चर्चा न करें और अच्छाइयों की चर्चा करें तो धीरे 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 कदम दर कदम वो बढ़ती रहेंगे। सच्चाई और अच्छाई वो मेरे और आपके ऊपर है, वो इंडिविजुअल पे है। वही मैं कह रहा हूँ, समाज कुछ नहीं, इट्स सम टोटल ऑफ यू एंड मी। आई डू एग्री विद दैट। मैं ये कह रहा हूँ कि काश ऐसा जैसा आप कह रहे हैं प्रोफेसर मिश्रा, ऐसा लोग सोचें। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जितने आपके पॉडकास्ट जो लोग देखेंगे वो सोचेंगे, सोचना चाहिए। जिस तरह से आपने बताया इतनी खूबसूरती से कि ये हर वक्त रहा, ये जंग, ये लड़ाई हर वक्त रही है, लेकिन सब फिर भी मिलकर रहे हैं और आज भी मिलकर रह रहे हैं, बस आगे भी मिलकर हमें रहना ही चाहिए। सबसे खूबसूरत बात यह है कि भाई एक डिसएग्रीमेंट तो होना चाहिए, तभी तो आप तरक्की करेंगे। होगा ही होगा। अगर आप क्रिटिक को छोड़ दें तो फिर आप दुनिया कैसे बनाएंगे? अगर आप इमेजिनेशन को नहीं देखेंगे तो फिर साइंस तरक्की कैसे करेगा? इमेजिन करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन वो जो कहीं ना कहीं हेट्रेड वाला मामला हो जाता है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। मुझे लग रहा है कि लोगों को कर्म पे फोकस करें तो अपने आप ही धर्म सही हो जाएगा। हमको पॉलिटिकल इकोनॉमी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है,
कि आप इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स की बात कर रहे हैं या इक्विटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एक्सेस की बात कर रहे हैं। जी, भगवान ने हमें 5 उंगलियां बराबर नहीं बनाई, करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो हम सब डिफरेंट हैं, लेकिन जो इनेट तत्व है हमारे अंदर वो सेम है, वो सबका एक जैसा है। तो हमको और आपको ये मान के चलना होगा कि जो हमको यूनाइट करता है हमें उसको हाईलाइट करना है, उस पर फोकस करना है। जो हमको डिवाइड करता है उस पर फोकस नहीं करना है। वही तो अभी जेनेटिकली और बायोलॉजिकली अगर आप देखेंगे तो हम और आप सब ऑलमोस्ट 99.9999% सेम है। बिल्कुल, मैं कह कोई रहा हूं अंतर टेस्ट करा ले भाई, आप टेस्ट कराओगे तो यही निकलेगा, यही ये तो डॉक्यूमेंटेड स्टडीज। एब्सोल्युटली। पर वो करना नहीं है ना। आजकल जो चीजें चल रही हैं अननेसेसरी की, और जो डिफरेंसेस पैदा हो रहे हैं जिस भी वजह से, पॉलिटिकल माइलेज के लिए या पोलराइजेशन के लिए, वो लगता है कि वो ज्यादा दिन रहेगा, वो थ्रेट है बहुत ज्यादा आपके हिसाब से? आफ्टर जो उसमें आई हैव एन इंटरेस्टिंग थ्योरी कि आप अच्छाई को एम्पलीफाई करोगे तो अच्छाई एम्पलीफाई हो जाएगी, बुराई को एम्पलीफाई करोगे तो बुराई एम्पलीफाई हो जाएगी। तो अभी तो वही हो रहा है ना सर। मेरे और आपके हाथ में ये है, मेरे और आपके जज्बे में ये, मेरी और आपकी ताकत में ये है कि हम बुरे की चर्चा ना करें। जितना मैं और आप बुरे की चर्चा करेंगे उतना बुरा बढ़ेगा, उतना फैलेगा। तो हम, आपको याद होगा हम लोग जब गांव में थे, बहुत छोटा था मैं, तो जाते थे तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, गांव के परिवेश वाले लोगों की बात कर रहा हूं, उनका मानना था कि बुरी ताकतों का नाम रात सूरज अस्त होने के बाद नहीं लेना, क्योंकि वो ताकतवर हो जाती है। ओके, राइट। तो कोई वो इस पेड़ में ये है, इस पेड़ में वो, गांव में कई कहानियां ऐसी होती थी। हम लोग बच्चे थे, बहुत छोटे की बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है मैं 2nd 3rd में रहा हूँगा शायद, तब की बात कह रहा हूँ। तो मैं उसमें ना उस थ्योरी को पकड़ा, अंधेरों सूरज से कोई लेना देना इसका, हमें बुरी ताकतों का, बुरे वाक्यों का, बुरी चीजों का, बुरी फोर्सेस का, व्हाटएवर इज कॉजिंग नेगेटिविटी इन द सोसाइटी, मुझे उसकी चर्चा नहीं करनी। मैं पॉजिटिव की बात करूंगा। अगर हो सकता है बहुत बड़े समुद्र में मेरी एक ही बूंद हो, लेकिन वो एक बूंद जरूर पवित्र पड़ेगी, वो एक बूंद जरूर पॉजिटिव पड़ेगी। दैट इज द फिलॉसफी जिस पर अभिषेक मिश्रा ने आज तक काम किया है और जिंदगी भर करता रहूंगा। कमाल है सर। लेकिन जो लोग वो दूसरी वाली चर्चा कर रहे हैं, बुराई वाली और हेट्रेड वाली, उनका क्या किया जाए? उनको हम और आप सिर्फ अपनी अच्छाई से ठीक कर सकते हैं। ये गांधी जी उनको आप डरा के नहीं ठीक कर सकते, बिल्कुल। उनको आप झगड़ा करके नहीं ठीक कर सकते, और शायद उनमें से बहुत सारे समझने को भी तैयार नहीं, क्योंकि वो खुद को, उनमें इमोशनल डिसोनेंस होता है। आप कहो आप गलत रास्ते पे चल रहा हूं, मुझसे कहो मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूं, तो मैं प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा, नहीं मेरा रास्ता सही है। बिकॉज ये एक्सेप्ट करना, दुनिया में सब गलत हो सकता है मुझसे पहले, मैं तो अपने आप को अंत में लास्ट में गलत मानूंगा, तो इमोशनल डिसोनेंस क्रिएट करता है। तो दैट इज वाई उनको शायद समझाना मुश्किल। हाँ, सिर्फ हम अपनी अच्छाई से, अपनी उससे वो गांधी ने कहा ना कि बी द चेंज दैट यू वांट टू सी। राइट, एब्सोल्युटली। तो हमको और आपको वो बदलना पड़ेगा अपने आप। लेकिन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा गायत्री परिवार से कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। ये नहीं कि युग बदलेगा हम बदलेंगे, तब तो बदल ही जाओगे, वो तो मजबूरी है। लेकिन एक बट हम बदलेंगे, युग बदलेगा। मेरा एक कंसर्न इसमें यही है प्रोफेसर साहब की, आप जो कह रहे हैं, मैं सारी बातों से आपके हाँ, आई एम श्योर। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये बदलाव का जो मामला है बहुत स्लो प्रोसेस रहेगा और तब तक बहुत नुकसान हो जाएगा? उसका क्या? एब्सोल्युटली है, एब्सोल्युटली है। तो नुकसान हो जाएगा ना, उसे कैसे आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सच है, लेकिन सवाल ये है ना कि प्रभु श्री कृष्ण को भी महाभारत करके ही सॉल्व करना पड़ा। रास्ता कठिन है जी। हम, ये तो हमारे और आपके ऊपर है कि हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे मैथोलॉजी है, जो हमारे लेजेंड्स हैं, जो हमारा धर्म सिखाता है हमको, चाहे कोई धर्म हो दुनिया का, उससे सीख लेकर के हम अपना वर्ताव पढ़ करके ठीक कर लें, अपने बड़े बुजुर्गों की बात सुन करके ठीक कर लें, वो हमारे आपके हाथ में। अगर हम नहीं करेंगे, हम गलती करेंगे, तो हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम सिंगल लाइन में हम और आप बच्चे हैं, बच्चों को क्यों रोकते हैं कि बेटा पावर पॉइंट में हाथ मत डालना। हमारा बेटा पैदा हुआ पहला मेरा, तो हमने जितनी टेबल्स थे, आप देखेंगे आज मेरे घर में आपको राउंड टेबल्स दिखाई पड़ेगी, अच्छा, एजेस वाली नहीं मिलेंगी। इंटरेस्टिंग। वो एक आदत बढ़ गई कि हमें एजेस वाली टेबल्स नहीं खरीदनी, बच्चों को चोट लग सकती है। उस पर हमने प्रोटेक्टर्स लगाए, उस समय जितने पावर पॉइंट्स नीचे थे सब पे टेप लगाया कि ऐसा ना बच्चा गलती से उंगली डाल दे उसमें। तो समझदार वो है जो बिना उंगली डाले समझ ले कि इसमें उंगली डालने से करंट लगता है। लेकिन अभी टेप उखाड़ने वाले बहुत है ना सर, अब क्या करें उसका? खैर, मैं आपकी ही बात पे एक लाइन बस वो ऐड करना चाहता हूँ कि धर्म की जहां हमने बात की, तो हर धर्म एक जैसा ही, एक समान ही, अगर हम डीपली पढ़े तो जी जी, और समानताएं बहुत हैं लेकिन हम देखना नहीं चाहते। और हर धर्म यही कहता है कि नफरत मत करो,
अगर कोई नफरत सिखा रहा है तो वो धर्म का रियल आइडियोलॉजी तो हो ही नहीं सकता। किसी ने उसको ट्विस्ट किया है, किसी ने उसको अपने हिसाब से मोल्ड करके बता दिया है। ठीक बात। ये तो अग्रीड पॉइंट है। अब मुझे लग रहा है जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया बिल्कुल सही दिया। आप इतना ज्यादा सुलझे तरीके से चीजों को बता रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि बाहर मौसम बड़ा खूबसूरत है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं दुनिया में। जिस तरह से आपने बयान किया, काश कि ऐसा ही हर पॉलिटिशियन सोचे और करे आगे। करंट पॉलिटिकल सिनेरियो पे आते हैं, सीन जो अभी यूपी का है जी। आप लोगों ने लोकसभा इलेक्शन में कमाल का परफॉर्मेंस दिया जो कि ओवरवेलमिंग था और मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रहा। मैं मुझे एज अ पॉलिटिशियन नहीं कह रहा हूँ, एक आम जनता के तौर पे जो मुझे समझ में आया, बीजेपी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है आम जनता में भी। अब जिस भी तरह से उन्हें समझाया गया हो, चाहे वो पब्लिसिटी हो, चाहे वो तरह तरह की पोस्टर चारों तरफ छापे गए हों, या हर थोड़ी देर में कुछ नया गवर्नमेंट का प्रोग्राम लॉन्च हो रहा हो, हर तरफ आपको किसी भी रूट पे चले जाए, मैंने बहुत ट्रैवल किया यूपी और अक्रॉस इंडिया ऑल्सो, तो हर जगह पोस्टर नज़र आते हैं जिसका कहीं ना कहीं भाई रिकॉल वैल्यू तो बनती है, तो स्पेस भी नज़र नहीं आ रही कोई और उसमें करे। तो आपको क्या लगता है ये जो सफ़र है मुश्किल तो है, लेकिन जो बीजेपी काफ़ी स्ट्रांग है, ग्राउंड पे वो नज़र आ रही है, लेकिन अगर हम बात करें अदर पार्टीज़ की, वो ग्राउंड पर तो है लेकिन नज़र नहीं आ रही। इस पे आप क्या रोशनी डालना चाहेंगे? आपके 2-3 सवाल हैं जो मेरे एनालिसिस जी। पहला जो आपने कहा, बहुत एक पार्टी का नाम लेकर के बहुत मजबूत है या नजर आ रही है, दो चीजें। हर आम जनता में से कोई भी ये बात बोलेगा, ये तो मैं खुद बोल रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा था जी। नजर आ रही है वो धन और पैसे के खर्च का आउटपुट है। इट्स जस्ट लाइक कि अगर आज आप एक पॉडकास्ट मान लीजिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप इस पॉडकास्ट के एडवर्टाइजमेंट पे, इसको प्रमोशन पे अगर आप 10,000 रुपए खर्च करेंगे तो अलग लोगों को नजर आएगा, बिल्कुल। अगर आप 1 लाख खर्च कर देंगे तो ज्यादा लोगों को नजर आएगा। अगर आप 10 लाख कर देंगे, 1 करोड़ कर देंगे, 10 करोड़ कर देंगे तो बहुत सारे लोगों को नजर आ जाएगा। मुझे लगता है 10 करोड़ रुपए अगर आप खर्च कर दें या मैं खर्च कर दूं तो शायद दुनिया में शायद ही कोई आदमी ऐसा बचेगा जिसको नजर नहीं आएगा। तो आज भारतीय जनता पार्टी या उसका नेतृत्व जो नजर आ रहा है वो सिर्फ उसका डायरेक्ट आउटपुट है कि वो मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया को जितना पैसा खर्च कर रहा है उसका जनता से कोई लेना देना नहीं, उनकी पॉपुलैरिटी से कोई देना नहीं, उनकी अच्छाई से कोई लेना देना नहीं, उनके काम से कोई लेना देना नहीं, उन जनता का उनमें कॉन्फिडेंस से कोई लेना देना नहीं। दैट इज जस्ट अ फॉल्स नैरेटिव दैट द मेन स्ट्रीम मीडिया इज क्रिएटिंग ऑन द बेसिस ऑफ मनी दैट गेट्स पेड इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्सरशिप्स और वट एवर मल्टीपल वेज देयर आर, एडवर्टाइजमेंट्स जो भी हो, ये उसका नतीजा है। अब मैं आपको उसका सबूत देता हूं। आपने कहा बहुत ताकतवर नजर आ रही है। हाँ। आपको याद होगा ताकत का तो उनका एस्टिमेशन ये था कि 80 में से 80 सीट जीतने जा रहे हैं जी। लोकसभा की बात कर रहा हूं, कितने जीत के आए? जहां खड़े थे उसके लेस देन हाफ हो गए। करेक्ट। सिंगल लार्जेस्ट डोमिनेंट पार्टी हमने बन करके आए। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने अपनी सीट खाली की थी, वो सीट हार गए थे। करेक्ट। तो नजर आना और सच्चाई में बहुत बड़ा अंतर है आज की तारीख में जी। तो ये जो आपने कहा ना, बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं, मजबूत नजर आ रहे हैं लेकिन मजबूत है नहीं। जनता ने आज की तारीख में आप देखेंगे तो 37 सीट हमारी, 7 सीट कांग्रेस की 44 और 16 सीटें ऐसी हैं जो कि मायावती जी ने ऐसे स्ट्रेटेजिक कैंडिडेट्स दिए जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी हार गई। वो भी भाजपा नहीं जीती है, वो इन अ वे हम वोट काटने के माध्यम से जो डिनोमिनेटर है पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम में, जो नंबर्स का गेम है, जो अरिथमेटिक है उसकी, वो ऐसी है कि अगर आप देखेंगे तो 16 सीटें ऐसी हैं जिनको बीएसपी ना कभी जीत सकती थी, ना शायद वो कभी जीतना चाहती थी जी। वो सिर्फ इसलिए दिए गए थे कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी हार सके। अगर आप उन सीटों को जोड़ लें तो लोकसभा का चुनाव 60 सीटों समाजवादी पार्टी जीत के आते, भाजपा वुड हैव कम डाउन टू 20 सीट्स। लेकिन फिर बाय इलेक्शन में क्या हो गया? बाय इलेक्शन में क्या हुआ, ये आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। बाय इलेक्शंस में 2 चीजें होती हैं। एक तो ये कि जनता का जो दबाव बनाया गया, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म से, चाहे मशीनरी के माध्यम से, चाहे पुलिस के माध्यम से, चाहे लाठीचार्ज करके, चाहे लोगों को डरा करके, चाहे धमका करके, जो डेमोक्रेसी का सबवेंशन हुआ, उसका नतीजा था जो बाय इलेक्शंस के रिजल्ट आए। दे आर नॉट नेसेसरली द विल ऑफ द पीपल। विल ऑफ द पीपल आपको जनरल इलेक्शन में देखने को मिली है और विल ऑफ द पीपल आपको 2027 के जनरल इलेक्शन में देखने को दोबारा मिलेगी। 100% समाजवादी पार्टी लोगों का प्यार, लोगों का विश्वास जीत करके आएगी और बहुमत की सरकार बनाएगी।
मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ऐसा हो, बिल्कुल हो। लेकिन मेरे शक बहुत गहरा है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी आप देखिए कि ऐसा ही कुछ लग रहा था कि रुझान शायद जो ऑपोजिशन है वो अपनी सरकार बनाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी मैं प्रचंड बोलूं तो गलत नहीं होगा, प्रचंड बहुमत हो गई उनकी, और वो जो भी उन्होंने टैक्टिक अपनाया हो, मैं अग्री करता हूं कि हो सकता है पैसे का खेल हो, डराया धमकाया हो भाई, लेकिन इसके आगे बढ़ना पड़ेगा ना। ट्रू, इसके लिए कोई प्लान है? देखिए, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पंडित एंड आई डोंट नो महाराष्ट्र में एग्जैक्टली क्या हुआ, वो मैं नहीं कैसे जानता आपको। आप मुझसे अगर सीट्स का या एरियाज का, ज्योग्राफीज का डिस्कशन करना चाहेंगे तो मैं उसका विद्वान नहीं हूं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन एक थ्योरी है पॉलिटिकल इकोनॉमी की, पॉलिटिकल साइंस की, विच इज द इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी। बट अदरवाइज द कॉन्सेप्ट इज कि अगर आपके पास एक डोमिनेंट ऑपोजिशन है या डोमिनेंट इनकम्बेंट प्लेयर है, उस इट इज अ सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन, न्यूमरेटर में क्या है और डिवाइड किस नंबर से होगा। मैं प्रोफेसर साहब से बात कर रहा हूं तो हर चीज जो है कैलकुलेशन के साथ है। इंटरेस्टिंग है, मतलब मैं पहली बार इट इज अबाउट अरिथमेटिक, इट इज अबाउट डेटा, इट इज अबाउट नंबर्स एंड नंबर्स डोंट लाई। अब मुझे लगता है ऑडियंस को भी बड़ा मजा आ रहा होगा, पहली बार ऐसा है जिसमें हम राजनीति की बातें कर तो रहे हैं पर राजनीति टाइप नहीं है ये। दूसरा कैलकुलेशन, और बहुत ही जैसे आप किसी क्लास में स्टूडेंट सुन रहा होता है, कुछ उस तरह से आप थ्योरी बता रहे हैं। आपको अच्छा लगा, मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी थ्योरी है, आप आपके जो भी देख रहे हैं वो उसको सर्च कर सकते हैं, एस्टैब्लिश्ड थ्योरी है दुनिया में कि जो भी ऊपर का बेस है, अगर हम उसको उससे छोटे बेस से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली नंबर 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा तो न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही बात। यही इसी चीज पे भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में काम किया। इसको इसमें बांट दो, इसकी पार्टी यहां तोड़ दो, इसकी पार्टी यहां तोड़ दो, इसकी पार्टी यहां तोड़ दो, इसको यहां अलग कर दो, इसको यहां अलग कर दो। तो हुआ क्या, उनका जो वोट परसेंटेज था, चाहे वो 30% था, 32% था, 36% था, 40% था, 42, अलग अलग सीट्स पे अलग अलग रहा होगा, वो तो बचा ले गए अपना। नीचे का जो इकट्ठा हो गया था वो डिवाइड अलग हो गया। लेकिन ये तो करते रहेंगे ना, वो बिल्कुल करते रहेंगे। प्लान होना चाहिए ना। देखिए, इसके लिए प्लान सिर्फ एक ही है, वो ये है कि हमको और आपको अपनी इमीडिएट जो जरूरतें हैं, चाहे वो सिर्फ हमारे नेतृत्व के लिए नहीं, हमारा नेतृत्व तो बहुत बड़े दिल का है। आप देखेंगे हमारा इतिहास उस बात का गवाह है कि हमें जब भी अपने साथियों की मदद करने की बात आई, कोalition पार्टनर्स की मदद करके खुले दिल से, बड़े दिल से मदद की हमारे अध्यक्ष ने। राइट, अखिलेश इज ऑलवेज बीन लार्ज हार्टेड एंड मैग्नानिमस इन दैट सेंस। बट सबको मिल करके उस दिल को बड़ा करके आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि हम यूनिटी हमारे लिए पहले इंपॉर्टेंट है, इकट्ठा होना जरूरी है। सबसे पहले हम सबको जो ये ताकतें हैं जो जानबूझ के घरों में, परिवारों में, पार्टियों में बंटवारा करा रही, लड़ा रही हैं, इनको हमें नहीं मौका देना है, हमें अच्छे लोगों को मौका देना है। तो 2027 तक आपको लगता है कि ऑपोजिशन एक हो पाएगा, या वैसे ही मामला रहे, कोई नहीं, लास्ट में कोई अलग हो जाएगा, लास्ट में कोई जुड़ेगा, या ब्लैकमेलिंग चलेगी, जो भी? क्योंकि देखिए, जो ऑपोजिशन है और जो करंट गवर्नमेंट है, उनके बीच टसल तो हमेशा बनेगा, वो भी अपनी नीति चलाएगी, नेचुरल है। वो भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी है ना, ठीक बात, वो तो तोड़ने की कोशिश करेगी। तो आपके पास जोड़ने का क्या प्लान है? प्रॉब्लम तो यहां पर ये है कि वो प्लान ही नहीं सक्सेसफुल हो रहा। तो क्या 2027 में ऑपोजिशन यूनाइटेड हो पाएगा? पहला आपने जो सवाल पूछा उसका, दूसरा उसका अंडरलाइन करंट जो। पहला जवाब यह है कि क्या ऑपोजिशन 2027 में उत्तर प्रदेश में यूनाइटेड रहेगा, यही सवाल है आपका? बिल्कुल 100% रहेगा, कोई डाउट नहीं उसमें। उसमें मायावती जी भी रहेंगी? उसमें कौन कौन रहेगा वो वक्त आने पे आपको पता लग जाएगा, लेकिन मैंने आपको एसेंस बता दिया कि यूनाइटेड रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि यूनिटी की कहां कितनी जरूरत है। महाराष्ट्र में जो यूनिटी की जरूरत थी वो 2, 3, 4 जो लोकल नाम है उनकी थी जी। उसमें जरूरी नहीं था कि केरला में जो हमारे साथी हैं, कश्मीर में, मैं ये नाम सिर्फ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि देश के 2 कोने हैं, या आपका नागालैंड में जिसकी जरूरत है, गुजरात, उनका इकट्ठा होना वो जरूरी नहीं था। वहां के जो लोकल फोर्सेस हैं, जिनके दम पे, जिनके चेहरे पे, जिनके नाम पे, जिनके एस्पिरेशन में, जिनकी उम्मीद में जनता वोट डालना चाहती है, वो इकट्ठा है कि नहीं। जब उनमें आपस में वो दिखता है तो आदमी कहता है यार छोड़ो। राइट, सो उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में जब हम आए, वहां पे ये हमारा परिश्रम है, हमारा पुरुषार्थ है, हमारी तपस्या है, हमारा सैक्रिफाइस है, और हमारे लीडर का एक तरीके से विजन और उनकी प्रेजेंस है उत्तर प्रदेश की साइकोलॉजी पे, कि उत्तर प्रदेश में हम 100% यूनाइटेड है। उसमें मत जोड़िएगा कहीं भी इसको, ठीक है? क्लिप करके मत चलाइएगा। इसमें मैं मान के चल रहा हूं जो आप कह रहे हैं वो। बट उत्तर प्रदेश में अगर किसी की लड़ाई करने की ताकत है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश में बीएसपी पूरी तरीके से भाजपा की बी टीम बन चुकी है। उत्तर प्रदेश में बाकी पार्टियों का कोई मतलब नहीं है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा।
अगर ताकत है लड़ने की, भिड़ने की, सही करने की, उत्तर प्रदेश को नेतृत्व देने की, लीड करने की, उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाने की, तो सिर्फ समाजवादी पार्टी में, सिर्फ माननीय अखिलेश यादव में है। और इसलिए निश्चित रूप से हम साथ लड़ेंगे भी, साथ चुनाव भी होगा और नतीजे भी अच्छे। मुझे लगता है आपने जो अभी एक कहा कि समाजवादी पार्टी में ही ये ताकत है कि वो जीते, मैं इस पर बिल्कुल अग्री करता हूँ जी। लेकिन सवाल ये है कि दूसरी पार्टियां भी हैं, जैसे मान लीजिए मैंने उसका कांग्रेस जवाब है। ऑलरेडी दिया आपको। नहीं, मैं अगला सवाल वो पूछ रहा हूँ। जैसे आपने ये कहा, अगर आप किसी पार्टी के सामने ये बोलेंगे कि भाई ये है, तो शायद क्योंकि वो भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, वो थोड़ा सा कहेंगे भाई फिर हमें भी तो स्पेस चाहिए ना, वो सिर्फ बाहर से समर्थन तो नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं कि वो, तो प्रॉब्लम तो वहीं आती है कि सीट के बंटवारे मामला गड़बड़ा जाता है। अब फिर वो मामला अलग हो जाता अब हम और आप उस रियाल में जा रहे हैं जहां मेरी और आपकी चलती नहीं है भाई। वो लेकिन यही चलाने की उन कोशिश पार्टियों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जी। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उन पार्टियों जो भी नाम आप उनको देना चाहते हैं, जी। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठ करके एक पॉलिटिकल निर्णय होगा वो, और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बंद मुट्ठी का निर्णय होगा, एकजुटता का निर्णय होगा और उत्तर प्रदेश के हित का निर्णय होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा हो, क्योंकि अगर 100% होगा। डोमिनेंस के साथ कोई प्रपोजल जाएगा तो शायद उनको भी थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, क्योंकि मिलजुल कर ही चीजें अगर होती उनको हैं, की बात ही उनको नहीं रोल है। देना पड़ेगा। इनको की मेरी तुम्हारी बात ही नहीं, क्योंकि यह तो हमारी बात कर रहा हूं मैं। यही होना चाहिए, बिल्कुल है, उम्मीद है कि ऐसा हो। वो उदय प्रताप जी का एक बहुत अच्छा 4 लाइनें मुझे बहुत पसंद हैं कि ये न तेरा है ये न मेरा है, ये ना तेरा है ये ना मेरा है, ये न तेरा है ये न मेरा है, हिंदुस्तान सबका है। उम्मीद है। और अगर न समझी गई ये बात, जी, अगर न समझी गई ये बात तो नुकसान हम सबका है। बिल्कुल आपने सही बात बोली है। मुझे लगता है कि कुछ तो ऐसा मामला बने कि कोई आपस ऐसा नहीं है में जो हम सबका नुकसान चाहता agreement हो। हो हम सब जाए, काम और करना especially- चाहते हैं और उत्तर प्रदेश के लिए ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, करेंगे। पहले भी किया है, हमसे अच्छा किसी ने किया, तो मेरा चैलेंज है आपको, आप दिखा दीजिए। नहीं, यूपी में तो मैं खुद ही कह रहा हूँ और हर कोई ये जानता है इस बात को लेके, पर वही ना जो क्वेश्चन था वहीं हम पहुंच जाएंगे, फिर स्क्वायर वन पे वही बात होगी। तो वो आप लोग करना है, जनता का उसमें कोई रोल नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि बाई इलेक्शन से कुछ ना कुछ लर्निंग्स तो होंगी ही, और स्ट्रैटेजी में चेंज बाई इलेक्शंस की लर्निंग उसमें ट्रांसफर नहीं होती नहीं होती फॉर द सिंपल रीजन कॉन्टेक्स्ट बहुत अलग अलग है जी। एक तरफ आप उसके खिलाफ लड़ रहे हो जहां पुलिस जबरदस्ती कर रही है, गलत कर रही है, दबा रही है, लाठी चार्ज कर रही है, लाठी पटक रही है, कुछ मोहल्लों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि ये इनके वोटर हैं, वो उनके वोटर हैं, इनको वोट जाने दो, इनको मत जाने दो, इनका वोट काट दो, इनका वोट बना दो, इनको फर्जी दे दो, इनको सही भी मत डालने दो। वो चीज जनरल इलेक्शन में नहीं संभव होती। हाँ, क्योंकि पावर वैसी नहीं होगी। और प्लस इस बार उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को, उत्तर प्रदेश के पुलिस सेटअप को पूरी तरीके से पता है कि सरकार बदलने जा रही है। तो 2027 में जो वो मदद करेंगे हमारी आपकी करेंगे, इनकी नहीं करेंगे। जो है वो रहेगा जी। और ये स्टेटमेंट भी रहेगा, तो 2027 में रिपीट चल भी सकता है। Absolutely. ठीक है, अब आपने बात कर ली, तो मैं 2027 के लिए क्या स्ट्रेटेजी है समाजवादी पार्टी की, क्योंकि आप स्पोक्स पर्सन हैं और आप बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं इनकी नीतियां बनाने में जो राष्ट्रीय स्तर की होती हैं। लेकिन यहाँ पर फिलहाल तो पहला कदम तो भी 2027 का ही है, तो वो आपका स्टेट लेवल पे है। तो उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी आपके पास है किस तरह से, क्योंकि अगले जो बाकी के सवाल हैं वो उसी तरह से मिले जुले हैं। देखिए, स्ट्रैटेजी एज अ पॉलिटिकल पार्टी जी मल्टीफोल्ड होती है, अलग अलग लेवल की स्ट्रैटेजी होगी, राइट। आप डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पे अलग स्ट्रैटेजी होगी, आप एडवर्टाइजिंग की अलग होगी, रीच आउट की अलग होगी, सोशल वेलफेयर की अलग होगी, लोगों से मासेस से कनेक्ट की अलग होगी, मीडिया से कनेक्ट की अलग होगी। तो इट्स अ कॉम्पोजिट होल ऑफ स्ट्रैटेजीज। इट्स लाइक अ ह्यूमन बॉडी जिसमें ब्रेन और पैर का अंगूठा दोनों एक साथ काम करता है, राइट। बट जो स्ट्रैटेजी का कोर है, अगर आप मुझसे कोर पूछेंगे कि क्या है, वो कोर ये है कि हम एक एक व्यक्ति तक जाएं, उसके घर तक, उसके दरवाजे तक, उसकी बाजार तक, उसकी दुकान तक, उसके प्रतिष्ठान तक, और जाएं, उसके साथ बैठ करके चर्चा करें, उसको समझाएं कि हमें देश को सही रास्तों पर ले जाना है, उत्तर प्रदेश को सही रास्तों पर ले जाना है, और हमें किन चीज़ों को मुद्दा बनाना है। उत्तर प्रदेश में मुद्दा स्वास्थ्य होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए, व्यापार होना चाहिए, कारोबार होना चाहिए, हमारी आपकी सुरक्षा होनी चाहिए, सड़क होनी चाहिए, सिंचाई होनी चाहिए, खेती होनी चाहिए, फसल होनी चाहिए, एमएसपीज होनी चाहिए, नौकरियां होनी चाहिए, सरकार की परफॉर्मेंस होनी चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। हमें इनको मुद्दा बनाना है रादर देन उन चीजों को जिसको भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना। आपको नहीं लगता कि जितनी चीजें आपने बोली इन सब का जवाब इनके पास है? नहीं, किसी का नहीं। जवाब तो देते हैं, लेकिन नहीं, जवाब देना एक अलग बात है, जवाब होना अलग बात है। देखिए, इन्वेस्टर्स समिट हुआ, आपने देखा हाँ। यहाँ पर लाखों अरबों रुपए आए,
तो ये जवाब तो है ना उनके पास। अरे अगर एमओयू साइन हुआ है तो इंप्लीमेंट होने में हो सकता है टाइम लगे। कितना टाइम लगेगा? 8 साल की सरकार उनकी हो गई, 13 साल की भारत सरकार हो गई। डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। 21 साल की सरकार उत्तर प्रदेश उनको दे चुका है जी। 13 साल वहां चला रहे हैं उत्तर प्रदेश के दम पे और 8 साल यहां चला। 21 साल की सरकार की परफॉर्मेंस हमें दिखा दें। अगर 21,000 बच्चों को भी नौकरी दिया उन्होंने अच्छी, तो हमें गिन के बता दें। 21,000 इंटरप्राइजेस भी आ गए तो बता दें। सड़कें तो थोड़ी अच्छी हुई हैं। सड़कें हमारे आपके फंड से हुई। हम और आप जितने लीटर तेल बनाते हैं सब में रोड सेस फंड देते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब चूंकि आजकल डिजिटल का ज़माना है, हम पॉडकास्ट भी इसलिए कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम लोगों तक हम पहुंच सकें जी। तो आपको क्या लगता है 2027 का इलेक्शन मोर ऑफ डिजिटल होगा या ग्राउंड पे आपको एक्टिव ज़्यादा होना होगा? क्या लगता है? क्योंकि जो रुझान होते हैं, जो लोगों की सोच बदली जाती है, वो तो मोबाइल से बदली जाती है। आप हम सब के पास है और मेरे ख्याल से दिन में से ज़्यादातर घंटे हम इसी में बिताते हैं और गांव में है। हाँ, ठीक बात। वहाँ के बच्चे आजकल इसी में लगे रहते हैं, यूट्यूब हो या अदर सोशल मीडिया हो। तो आपको क्या लगता है मोर ऑफ डिजिटल वॉर होगा? मुझे लगता है इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ और, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ एंड। ओके, वो इंग्लिश का और नहीं, हिंदी वाला और है। अच्छा, ग्रेट, राइट। आपको दोनों करने हैं। डिजिटल मीडिया पे एक अलग तरीके की स्ट्रैटेजी काम करनी होगी। आपको पहुंचना होगा। अगर वो गलत प्रोपेगेंडा कोई भी कर रहा है उसको आपको काउंटर करना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी, सच्चाई बतानी पड़ेगी, स्पेसिफिक पॉइंट वाइज जवाब देना पड़ेगा। लेकिन फेस टू फेस इंटरेक्शन का जो मजा है, जो कॉन्फिडेंस है, जो उसका एक इंपैक्ट होता है, वो किसी चीज से सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। इसमें कोई डाउट नहीं। तो वो हमको वो काम भी करना पड़ेगा। हमारे पास ये सुविधा नहीं है कि हम प्रचार ही करते रहें डिजिटल मीडिया पर, व्हाट्सएप पे चलते रहें और यूट्यूब पे दिखते रहें और टीवी पे दिखते रहें और बाकी उसके घर ना पहुंचे, उससे काम नहीं चलेगा। आपको उसके घर भी पहुंचना पड़ेगा और जब आप घर से निकले तो आपका वीडियो उसके व्हाट्सएप पे भी पहुंचे। दोनों काम करने पड़ेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत बात आपने की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं लखनऊ में इतने समय से रह रहा हूँ जी, और इस बीच कई इलेक्शन हुए भी। 2017 से पहले मैं दुबई में था, उसके बाद यहाँ पे आया जी। एक बार भी कोई पॉलिटिकल आपका कैंडिडेट या कोई भी जो आपका पार्टी मेंबर मेरे दरवाजे पे तो नहीं आया। और बल्कि मैं अपने मोहल्ले में भी नहीं देखा, मैंने झंडा दूर लगा हुआ जरूर देखा। पर मैं आपको बता दूं 4 बार कम से कम बीजेपी के लोग आ चुके हैं। तो ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि हर गली मोहल्ले में एक एक डोर नॉक करना पड़ेगा। असर तो पड़ता है इसका, बहुत बड़ा असर पड़ता है। लेकिन वही मैं खुद देख रहा हूँ ना, जब मैं इस शहर में हूँ तो जब मैं देख रहा हूँ मेरे पूरे मोहल्ले में कभी नहीं आए वो। नहीं, अगर नहीं गए तो वो गलत है। ये आपको चेक करना होगा। उसके लिए आपको अपना मैकेनिक्स बनाना पड़ेगा, किस तरह से देखें कि वो गए हैं। क्योंकि आपको दिखाने के लिए हो सकता है कि नीचे जो बता दें कि गए हैं, पता गए नहीं। तो उसके क्या आपके पास कोई एक बैकएंड उसको चेक करने के लिए लोग हैं, या जो कह रहा है उस पर भरोसा करेंगे? तो ये एक अलग तरीके से उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। और ये बीजेपी के पास बहुत, बिना स्ट्रक्चर के स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट नहीं होती। राइट। देखिए, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें नहीं पहुंचना, हमें पहुंचना होगा। लेकिन कौन दूसरा क्या कर रहा है उसको देख के नहीं, हमें नहीं काम करना। नहीं, हमें अपनी बात लेके अपने तरीके से अपने लोगों तक जाना है। और उससे आपको, मुझे लगता है, विश्वास मिलेगा जनता का और आपको काम करने का मौका मिलेगा। मैं बिल्कुल अग्री करता हूं इस बात से। अब ऐसा पिछले कई इलेक्शंस में देखने को मिला कि जो यूथ हैं जी, वो कहीं ना कहीं इलेक्शन में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। उनका जो परसेंटेज है और इंटरेस्ट लेवल है कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो रहा है। वो हो सकता है कि आजकल के इस पॉलिटिक्स की वजह से भी हो। तो उनको रुझाने के लिए और उनको रिझाने के लिए या उन्हें इस तरफ लाने के लिए, स्पेशली अगर जेन ज़ी की बात करें तो कोई प्लान है इनको अट्रैक्ट करने के लिए? देखिए, अगर आप फ्रेंच ऑडियंस से बात कर रहे हैं तो आपको फ्रेंच में करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अगर आप पूर्वांचल में बात कर रहे हैं तो आप भोजपुरी बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छी समझी जाएगी। लखनऊ में अवधी अच्छी समझी जाएगी, या हमारी आपकी मिलीजुली जो तहजीब है वो समझी जाएगी। यूएस जाके भाषण देना होगा तो ब्रिटिश इंग्लिश में करना पड़ेगा। आप जिस ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं, चाहे जेन जी हो, चाहे जेन वाई हो, चाहे जेन एक्स हो, चाहे मिलेनियल्स हो, चाहे ओल्डीज हो, चाहे विमेन हो, जिसको भी आप सेगमेंटेशन करें, वॉट एवर मार्केट सेगमेंटेशन यू टॉकिंग अबाउट, वोटर सेगमेंटेशन, आपको उस भाषा में, उन इश्यूज पे, उन मुद्दों पे उससे कनेक्ट करना पड़ेगा, उससे रिलेट करना पड़ेगा। ये अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग आज उस जनरेशन को इंस्पायर नहीं कर पा रहे कि वो पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़े। करेक्ट। चाहे कोई भी पार्टी में, सबकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, डू वी नीड टू डू मोर ऑन दैट? वी नीड टू डू मोर ऑन दैट, बिल्कुल ठीक बात है। कहीं ना कहीं ये भी सच है कि वो बच्चे अभी, उनको
वो कनेक्ट नहीं है, वो स्टैब्लिशमेंट उनके दिमाग में एकदम क्लियर नहीं है कि कितना राजनीति का असर उनकी जिंदगियों पे पड़ता है। जब आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो, जब आप देखते हो कि नौकरियां नहीं क्रिएट हो रही, या सड़क नहीं बन रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, या चौराहे पे पुलिस नहीं काम कर रही, थानों में आप जाइए तो करप्शन है, या उसमें, तब जिंदगी में एहसास होता है अच्छा कि पॉलिटिकल सिस्टम हर जगह कनेक्टेड है। पॉलिटिकल सिस्टम इज एन ऑल परवेसिव सिस्टम, जिंदगी के हर पहलू को इफेक्ट करता है। जो ये कहता मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं, उसका शायद जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होगा, तभी आप कह सकते हो, वरना राजनीति से लेना देना है। तो शायद बच्चों को अभी वो रियलाइजेशन नहीं हुआ है। एज दे ग्रो ओल्ड दे विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस। हमें और उससे सेंस, उनके तरीके से उन तक पहुंच करके, उस अप्रोच को लेकर के, उनके शब्दों में उनको जुड़ के बात समझानी चाहिए और उन्हें अपनी तरफ करना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, आई टोटली एग्री। हम लोग उस पर काम करना चाहते हैं, पहले भी किया है, आगे और करेंगे। और मैं इतना कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में कम से कम अगर आप यूथ में जाएंगे, यंगस्टर्स में जाएंगे, तो एक ही नेता पॉपुलर है, वो माननीय अखिलेश यादव है। अगर अपील है यूथ में आज भी उत्तर प्रदेश में किसी की, तो वो सिर्फ अखिलेश जी की है, बाकी उसके अलावा राष्ट्रपति जी के अलावा किसी की नहीं। उनका स्टाइल, उनकी स्माइल, उनका बोलने का तरीका, कंधे पे हाथ रखने का तरीका, भी हैं कई सारे जो होते हैं, और इस तरह से आप जुड़ते हैं। you look at him, he beams with a smile. That's the best part. Right. अगर हम बात करें लखनऊ बहुत बड़ा शहर है। नॉर्थ इंडिया में देखें तो एनसीआर और कोलकाता को छोड़कर अगर पूरा बेल्ट ले लें, ईस्टर्न बेल्ट भी ले लें, तो लखनऊ बहुत बड़ा शहर है। लेकिन यहाँ पर रोजगार नहीं है। लोग अगर आईटी करते हैं, अगर आईटी में पढ़ाई कर रहे हैं और कोई टेक्निकल उन्होंने पढ़ाई की, उन्हें बाहर ही जाना पड़ता है, हैदराबाद, बैंगलोर, पुणे, या एनसीआर में भी एक लिमिटेड ही अपॉर्चुनिटी है। आप नहीं कह सकते कि नोएडा में कोई हब है बहुत बड़ा, गुड़गांव में भी तो सब तो नोएडा, लेकिन भाई जितना भी है। तो क्या आप लोग मतलब इसके पीछे कोई प्लान है कि भाई कोई आईटी सिटी, अब तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन गया, इतना बड़ा बन ही रहा है धीरे धीरे। देखिए, आप याद करिए, आईटी सिटी एचसीएल को उत्तर प्रदेश में लखनऊ बेस लाने वाली समाजवादी सरकार थी, जिसके पीछे उस समय माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने पर्सनल एफर्ट किया था। पर्सनल एफर्ट मतलब जब उनके कंपनी की लीडरशिप आती थी तो वो उनको पर्सनली बाहर खड़े होकर रिसीव करते थे एज चीफ मिनिस्टर। कोई चीफ मिनिस्टर का काम नहीं करता, राइट? और उनको गाड़ी तक छोड़ करके, उनको नमस्ते करके ये विश्वास दिलाना कि भाई आप उत्तर प्रदेश में काम करिए, आपको कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज वो आईटी सिटी लखनऊ में काम कर रहा है। आप जाकर के देखिए, 6000 बच्चा, जितना मुझको लास्ट इंफॉर्मेशन है कुछ महीनों पुरानी की, वो मैं आपको लगभग 5 से 6,000 बच्चा वहां काम कर रहा है। आज मैंने आपको कहा ना, 12-13 साल की भारत सरकार और आपका 11 साल की भारत सरकार, 12वां साल उनका चल रहा है, और 8 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार, 19 साल की सरकार इनके हो गए। इन्होंने उस आईटी सिटी में एक भी कंपनी बढ़ाई हो, एक भी सीट बढ़ाई हो, एचसीएल के अलावा तो क्यों नहीं बढ़ाया? नहीं पड़ता है, क्यों नहीं बढ़ाया? एचसीएल सिटी ने बना के दिया था, इकाना बना के दिया, इकाना के बगल में वो बना के दिया। उसका टीसीएस तो बहुत पुराना है, टीसीएस भी इनफैक्ट छोड़ के जा रहा था, वो भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोका। उनको अब यहाँ टाटा मोटर्स उस समय छोड़ के जा रहा था। आप याद करिए, समाजवादी पार्टी सरकार में उनको इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स और बाकी स्ट्रक्चर के माध्यम से रतन टाटा साहब को बुला करके उनसे रिक्वेस्ट करके तब रोका गया था। तो ये आपके एजेंडा में है कि भाई इसे एब्सोल्युटली, इससे बड़ा तो हमारा कोई एजेंडा नहीं। हमारा तो एजेंडा, मैंने आपको कहा ना, हम समाजवादी इन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, जो मुद्दे हमें यूनाइट करते हैं, जो रोज के मुद्दे। हमें आपको क्या लेना देना कि कौन अपने व्यक्तिगत जीवन में किस तरह जी रहा है। तो प्रेजेंट में यूपी की सबसे बड़ी चुनौती क्या आपको नजर आता है? रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। इस सरकार से बड़ी फेल्योर सरकार, भाजपा ने इस देश के यूथ को पूरी तरीके से निराश किया है, उत्तर प्रदेश के यूथ को पूरी तरीके से निराश किया है। न रोजगार है, न कारोबार है, न व्यापार है, हर चीज बंद होने के कगार पे आ गई है। लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, लोगों का डेस्परेशन इस लेवल का हो रहा है कि मुझे सोचते डर लगता है कि समाज को हम कहां ले जा रहे हैं। अगर आप सम्मानजनक काम नहीं देंगे तो आदमी क्या करेगा, ये सोच के डर लगता है। और जितनों की नौकरियां हैं भी, मैं आपको और कह रहा हूं, जिस लेवल पे एजुकेशन और स्किल में इन्होंने फ्रॉड किया है, ट्रेनिंग में इन्होंने गड़बड़ियां की हैं, जो बच्चे पढ़ भी रहे हैं उनको आने वाले वक्त में नौकरियां नहीं मिलेंगी। स्किल डेवलपमेंट के तो कई प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाए हैं। बिल्कुल, मैंने आपसे कहा ना, चलाना और करना और होना दोनों में बहुत अंतर है ना। हम आउटकम्स की बात, आप आउटकम्स दिखाइए ना, आउटपुट दिखाइए ना। स्किल डेवलपमेंट तो हमारा शुरू किया हुआ प्रोग्राम है। जब भारत सरकार में कोई बात नहीं कर रहा था, उस समय उत्तर प्रदेश ने यूपी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री अलग से बनाई और मुझको मुख्यमंत्री जी ने उसका पहला मिनिस्टर बनाया था। मेरा लिखा हुआ एक्ट है, लेजिस्लेशन है, जो इस समय उत्तर प्रदेश में इंप्लीमेंटेड है। आई अंडरस्टैंड दैट मॉडल वेरी वेल, लेकिन एब्जेक्ट फेलियर है, कहीं कुछ नहीं कर रहे।
तो सिर्फ कागजों में नंबर भरे जा रहे हैं, मास स्केल गड़बड़ियां हैं, करप्शन है बहुत। मैं अब क्या क्या कहूं, मैं कुछ कहूंगा तो लोग कहेंगे पॉलिटिकल इसलिए कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो आपने पूछा उत्तर प्रदेश के लिए क्या है, और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए है, सरकार के लिए तो है ही है, बट मेरे और आपके लिए है, और जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए है, वो रोजगार है, व्यापार है, कारोबार है। नौकरी आपको जिस तरीके से सरकार चल रही है नहीं मिलने जा रही है, मैं आपको आज कह दे रहा हूं। ऑपोजिशन में जो भी रहता है वैसा बोलता है, मैं मानता हूं इस बात को, और आप भी मानेंगे कि चलिए ये तो हमारा हक ऐसे बोलना, लेकिन इसके पीछे कोई नीति है समाजवादी पार्टी की? बिल्कुल है, हमने तो इम्प्लीमेंट की। मैंने आपको उदाहरण दिया, मैंने आपको लखनऊ का उदाहरण दिया, मैं आपको बुंदेलखंड का उदाहरण दे सकता हूं, मैं आपको नोएडा का उदाहरण दे सकता हूं। पुराना बात ही नहीं कर रहा, वो मैं मानता हूं कि शुरुआत की हुई, क्योंकि डेवलपमेंट में एक स्लो प्रोसेस, अगर कोई नहीं भी करे, मैं कहता हूं गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, तब भी हम बचपन में साइकिल चलाते थे, अब मोटरसाइकिल पे आ गए हैं, और आगे चले कार पे, क्योंकि वो खुद की मेहनत कर रहा है। भाई ये पहले एक छोटी दुकान लगाता था, मेहनत कर पहुंचा, उसमें गवर्नमेंट क्रेडिट ले ले, तो वो मैं नहीं मानूंगा। मैं कह रहा हूं इसके पीछे, आपने कहा बिल्कुल सही बात, मैं इस बात से अग्री भी करता हूं कि बहुत काम करने की जरूरत है, लेकिन सिर्फ कहने से नहीं होगा। क्या इसके पीछे आप लोगों ने कोई नीति बना के रखी कि जब आप आएंगे पावर में, या जब अपना आप जो इलेक्शन का जो एजेंडा है वो जब इसमें शामिल करेंगे, तो सिर्फ लिखने के लिए लिखेंगे, या वाकई में इसके पीछे ग्राउंड वर्क किया जा रहा है कि नहीं, जब हम जीतेंगे तब ग्राउंड वर्क करेंगे? नहीं, ऐसा है। दो चीजों पे मैं आपको जवाब देता हूं। पहली चीज जो आपने बाद में पूछा, उसका पहले जवाब देता हूं कि क्या हमारा एजेंडा है? एब्सोल्युटली हमारा एजेंडा है, प्लान पॉलिसीज हैं, टॉप दुनिया के एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूं, छोटे मोटे नहीं। अर्बन डेवलपमेंट में क्या होना चाहिए, अर्बन डिजाइन में क्या होना चाहिए, वो हार्वर्ड के प्रोफेसर से भी डिस्कशन हमारा भी होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं बैठ करके घंटा घंटा 2-2 घंटे मिलते हैं, बात करते हैं, ये बताओ उत्तर प्रदेश में कैसे किया जा सकता है, हमारे गांव शहरों से जुड़ते जा रहे हैं, गांव शहर बनना चाहते हैं, हम कैसे उनको अच्छा कर सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं। चाहे पुलिसिंग एक्टिविटीज की बात हो, चाहे बिजनेस की बात हो, आप जब तक गवर्नमेंट में अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट करेंगे और बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट करेंगे, तब तक व्यवस्था नहीं ठीक होगी। आपको दोनों को सपोर्ट करना पड़ेगा, दोनों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, आपको दोनों पे, नॉलेज के बेस पे और इकोनॉमी के बेस पे, दोनों में काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज को प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा। ये हम नहीं कह सकते कि 2007 का कानून है और उसमें ये नहीं चलेगा, या 2018 का कानून है उसमें ये नहीं लिखा इसलिए हम नहीं करेंगे। आज जो जरूरत है, चाहे सरकार की, चाहे लोगों की, चाहे बिजनेस की, आज नया कानून बनाइए, उसके हिसाब से लोगों को सुविधा दीजिए, तब व्यवस्था ठीक होगी, वरना नहीं ठीक होगी। तो हमारा 100% ग्राउंड वर्क है, सिर्फ इंडिया के लेवल की बात नहीं कर रहा, ग्लोबल लेवल के एक्सपर्ट्स से डिस्कशन, लोग आते हैं, हम लोग बुलाते हैं, उनको कहीं पता लग गया कि बॉम्बे में कॉन्फ्रेंस में कोई आदमी आया हुआ है, उससे जाकर के उसको ला करके, उससे मिलने, अपना पैसा खर्च करके जाकर के उससे बात करके, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कनेक्ट करके कि भाई हम ये कर सकते हैं, बिजनेस के एक्सपेंशन में ये कर सकते हैं, इकोनॉमी के एक्सपेंशन में ये कर सकते हैं, डेवलपमेंट की ये ट्रेजेक्टरी हो सकती है, ये सेक्टर्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन सेक्टर्स की ये ज्योग्राफीज हो सकती है, इस ज्योग्राफीज पे क्लस्टर डेवलपमेंट किया जा सकता है, ऑल ऑफ दैट। तो उस पर हम निश्चित रूप से हमारे बिल्कुल ब्लूप्रिंट रेडी है। सरकार बन करके नहीं सोचना, हम बना करके ही सोच के सरकार बनाएंगे, और पहले दिन से आपको उसको क्रियान्वयन दिखेगा। पहली कैबिनेट में जो निर्णय आपको दिखेंगे, उत्तर प्रदेश में वैसे निर्णय कभी देखे नहीं होंगे। लेकिन ये तो एक बात हुई। दूसरी जो बात आपने कही कि सरकार कुछ करे चाहे ना करे, डेवलपमेंट होता रहता है, नेचुरल है। मतलब पहले कभी सरकार नहीं थी, तब हम जंगलों में रहते थे, है ना, उसके बाद नदी किनारे आए, तो उसमें कहीं वो सरकार ने बना, कोई सरकार ने नहीं बनाया, ये कुदरती है, एक इंसान सर्वाइव करने के लिए आगे बढ़ता है, और क्रेडिट ले जा सरकार कि हमने कर दिया, तो मैं उस पर कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ। तो जी आगे बोलिए। मैं आपके थ्योरी से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ। अच्छा ठीक है, वो तो अब मुझे अग्री करवाइए। See, what you are saying is absolutely true at an individual level. Sorry. हाँ, इंडिविजुअल की बात कर रहा था मैं। बट होता क्या है, जब कलेक्टिव होती है, कई बार कलेक्टिव के जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड एस्पिरेशंस होते हैं, जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरीज होती हैं, वो इंडिविजुअल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी से कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। हम सब चाहते हैं देश में ईमानदारी हो, करप्शन खत्म हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, कोई बेईमान न बचे देश में, देश हमारा तरक्की कर जाए, राइट? हर आदमी चाहता है। हमको पुलिस वाला रोक लेता है बिना हेलमेट पहने, तो हम चाहते हैं 200 रुपए ले ले, छोड़ दे। तब हम ये नहीं कहते भाई तो मेरी गाड़ी सीज कर, मैं कोर्ट जाऊंगा, माफी मांगूंगा, हाँ भाई मैंने गलती की, मुझे हेलमेट पहन के चलाना चाहिए था, जज साहब आप कुछ फाइन कर दो, जो फाइन होगा वो मैं जमा करने को तैयार हूं, तब फिर मैं अपनी गाड़ी छुड़ा करके ले जाऊंगा, तब मैं चाहता हूं 200 रुपए दे। सो इंडिविजुअल एफर्ट कलेक्टिव के कॉन्शियसनेस को, कलेक्टिव के एस्पिरेशनल गोल्स को कई बार कॉन्ट्रडिक्ट करता है। तो आपने जो कहा वो सच नहीं है। दुनिया के आप कितने देश का आप कहिए तो मैं आपको उदाहरण दूं, कॉन्गो से लेकर के, चैड से लेकर के, नाइजीरिया से लेकर के बाकी कंट्रीज में आज जो हो रहा है, जहां पे सरकार नहीं है तो लोग बेहतर नहीं हो रहे, लोग नुकसान में जा रहे हैं। आप यूक्रेन जाइए ना, देखिए क्या हाल है यूक्रेन, राइट। आप चैड जाइए, देखिए क्या हाल है, कॉन्गो जाइए, देखिए क्या हाल है, नाइजर में क्या हाल हो रहा है, इजिप्ट में क्या हाल हो रहा है।
अगर सरकार नहीं है, ग्रोथ और प्रोग्रेसिव और डेवलपमेंट के प्रति नहीं है, या यही कह लीजिए कम से कम आपको इंडिफरेंट ही छोड़ दो तो भी बड़ी बात है। सरकार जब नेगेटिव करने लगती है तो कोई आदमी ग्रो नहीं करता। इसको मैं पूरा देश, पूरा समाज, पूरी इकोनॉमी नुकसान के प्रति जाएगी, और देशों ने बहुत बड़े बड़े नुकसान उठाए हैं, इतिहास गवाह इस बात का। चाहे आप हिटलर का मॉडल उठाइए, चाहे आप इटली में फैसिज्म का मॉडल उठाइए, चाहे आप अर्जेंटीना उठाइए, चाहे आप कहीं दुनिया में उठा लीजिए। सभ्यताओं में भी अगर हम पुराने देखें तो Exactly. मुखिया तो होता ही था। Exactly. तो अगर और उसकी जब सरकार मुखिया आपके अच्छा होगा तब लोग प्रोग्रेस करेंगे, ग्रोथ करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, और नहीं होगा तो नहीं करेंगे। सरकारों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारा और आपका इंडिविजुअल का एफर्ट बहुत छोटा। आप गाड़ी खरीद लोगे, पैसा कमा करके रोड भी बनाओगे, पेट्रोल पंप भी लगाओगे, बिजली का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप ही लगाओगे, मैकेनिक भी आप बनाओगे, और मैकेनिक तो बाद की बात है, जो असली पार्ट बनना वो आप बनाओगे। आज दुनिया में देश हैं जहां अगर आपकी गाड़ी का डिस्क ब्रेक टूट जाए तो डिस्क ब्रेक सप्लाई होने में 3-3 महीने लगते हैं। वो भी अगर आ जाएगा यूएन फोर्सेस की मदद से तो अंदर आ जाएगा, वरना वो भी नहीं आएगा। लोगों को दवा और खाना नहीं मिल पा रहा कुछ हिस्सों में, तो ऐसा नहीं है। तो अपनी कुछ मेहनत तो इंसान की रहती है ना, मतलब मैं वो सारी उसकी आप रहती है, disagree पूरी तरह सारी नहीं उसकी कर रहती है, सारी। जी। मैं अपनी मेहनत के तो खिलाफ ही नहीं हो रहा। वो तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। मैं तो उस विश्वास वाला आदमी हूं, मैं तो उस तरीके का आदमी हूं। मैंने और अपनी जिंदगी मैंने उसको सच करने की कोशिश की। मैंने इतनी मेहनत की अपने रास्ते पे, अपनी तपस्या की है, उसकी सैक्रिफाइसेस दी है। मैंने जो हासिल किया है वो मैंने अपने दम पे हासिल किया, अपनी विद्या के दम पे हासिल किया। लेकिन कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। मैं अगर कैम्ब्रिज पढ़ने गया, हार्वर्ड पढ़ने गया, वहां कोई मुझको गिरा करके मारता इस नाम पे कि तुम इंडियन हो, तो मैं छोड़ के भाग आता। कितने दिन मार खाता। अगर कोई चाकू मार देता मुझे कैम्ब्रिज में तो मैं भाग आता वहां छोड़ करके कि भाई अपने घर चलते हैं, अपने देश रहेंगे। कॉन्टेक्स्ट जरूरी। सरकारों का रोल बहुत अहम है, सरकारों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और हमारी आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में इसीलिए जो राजा है, जो आज का लीडर है, चाहे उसको जो भी आप नाम दीजिए, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अपने प्रति नहीं, लोगों के प्रति उसको वो भावना से काम करना बहुत जरूरी है। और आप ये कहिए कि सरकार नेगेटिव हो तो भी हम बढ़ जाएंगे, नहीं। हम वापस भी जा सकते हैं, हम डी ग्रोथ भी कर सकते हैं, हम स्टैग्नेशन भी कर सकते हैं। नेचुरल ग्रोथ की बात करी, इतना आगे बढ़ के नहीं, दोनों जरूरी है। मेरी थ्योरी और वाली नहीं, इंग्लिश और नहीं, हिंदी और वाली है। ठीक है। इंडिविजुअल एंटरप्राइज तो बहुत जरूरी है ही है, लेकिन सरकार का सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उसको कई गुना बढ़ा देता है। आपने अभी कहा कि सरकार बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन रोल प्ले करता है, और अपने आप में इंस्टीट्यूशन है, क्या क्या चीज़ें लानी है, क्या चीज़ें नहीं लानी है। लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, और मुझे ऐसा लगता है कि हर गवर्नमेंट में ऐसी सिचुएशन रही है। और अगर आज की बात करें तो बड़ा मिक्स्ड मामला है, आप अच्छा बुरा दोनों कह सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी अच्छा नहीं कह सकते, बुरा ही कह सकते हैं। ये मैं आपकी बात मानता हूँ। हाँ। आपने क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही बुरे हाल में है। जी बिल्कुल, वो आप ऑपोजिशन में रह के कह सकते हैं, और वो ऐसा हो भी सकता है। मेरी ऐसी राय नहीं है, मेरी मिक्स्ड राय है इसमें। लेकिन समाजवादी पार्टी जब गवर्नमेंट में थी, पावर में थी, तब उसके लिए बहुत लोग कहते हैं कि उस समय भी लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा नहीं था। तो इसका भी एक प्लान आपके पास होना चाहिए कि भी जब आप आ रहे हैं, क्या आप पहले तो अग्री करते हैं इस बात को कि अच्छा था या नहीं था? देखिए, मैंने हमेशा कहा ना आपसे कि जहां जो भी बात है, अगर समाज में चर्चा है उस बात की, तो उसकी सच्चाई में कम ज्यादा हो सकता है। जिसमें आपसे कहा आज लॉ एंड ऑर्डर बहुत बुरा है, आप कह रहे हो पहले भी खराब था, हम कह सकते हैं उससे पहले भी खराब था, उससे पहले भी खराब था, उससे पहले भी खराब था। तो इसके दो पहलू हैं। एक, कहीं ना कहीं वो समाज का मैनिफेस्टेशन है, और दूसरा ये कि एवरी गवर्नमेंट नीड्स टू फोकस ऑन दैट एंड डू बेटर देन व्हाट इट इज ऑलरेडी डूइंग। तो क्या हमको और आपको लॉ एंड ऑर्डर को फोकस करना है? एब्सोल्युटली करना है। इस समय आप कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारे अलग से बात करिए, बैठ करके बात करिए, या इवन मंचों से वो बोलते हैं, तो वो हमेशा लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाते हैं, और हमेशा इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी तो लॉ एंड ऑर्डर हमारी पहली प्रायोरिटी होगी। क्योंकि जब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगी तब तक इकोनॉमी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, बिजनेस, व्यापार, कारोबार कुछ भी नहीं आएगा। मेरे आपके कहने से नहीं आएगा। मैं आपको बताऊं इनके कहने से क्यों नहीं आया, क्योंकि इन्होंने कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया। किसी प्रधानमंत्री, किसी मुख्यमंत्री, किसी मेयर, किसी अभिषेक मिश्रा, किसी आफ्ताब, किसी के कहने से इंडस्ट्री नहीं आएगी, नहीं लगाएगी। चाहे मुख्यमंत्री कहते, चाहे प्रधानमंत्री कहते, कोई नहीं आएगा। बिजनेस तब आएगा जब उस बिजनेस को प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगी, ग्रोथ दिखेगी। आप कहते हो फॉर एग्जांपल डिफेंस कॉरिडोर की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप कहते हो कि भाई आप आइए हिंदुस्तान में प्लांट लगाइए, फिर हम देखेंगे, आपको ऑर्डर करेंगे। हमारे यहाँ बहुत बड़ी मार्केट है। किसकी बड़ी मार्केट? मैं और आप तो मिसाइल खरीदने लेंगे, मैं और आप तो F-16 नहीं खरीदने जाएंगे, मैं और आप तो टैंक नहीं खरीदने जाएंगे। तो हमारे जो व्यूअर है उनमें से कोई टैंक नहीं खरीदने जा रहा होगा अपने घर के लिए।
तो आप वो तभी आएगा, आपके बुलाए आ जाएगा, वो एक अलग बात है, क्योंकि आप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी के यहां से हमारी एम्बेसीज के माध्यम से मैसेज जाता है, इसलिए मंच सज जाता है। होता क्यों नहीं कुछ भी? क्योंकि उसका बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहां नहीं है। आप कहते हो हेलमेट हमारे यहां बना लो, एयरफोर्स के हेलमेट की बात करता हूं आपसे। हेलमेट आज की तारीख में अगर आप लॉकहीड मार्टिन की बात करें तो लॉकहीड मार्टिन हेलमेट की कुछ टेक्नोलॉजी बना रहा है ब्राजील में, उसकी जो एवियोनिक्स है वो टेक्नोलॉजी बना रहा है इजराइल में, और कुछ हिस्सा बना रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में। आपके यहां बनाने के लिए उसको तीनों प्लांट बंद करने हैं भाई। एक कंपनी को अगेन एयरफोर्स के हेलमेट ऐसे तो है नहीं कि रोज बाइक वाला खरीद रहा है और आप अपनी होंडा चलाएंगे उसमें पहन लेंगे, उसकी डिमांड उतनी ही है। अगर हम कहते हैं हमारे आए तो हम हमारा देश जब उसको कंफर्म्ड ऑर्डर देगा और जब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी बढ़ेगी कि वो 3 प्लांट्स बंद करे और हमारे यहां खोल दे, तब वो खोलेगा। वरना वो हर बार आएगा, हर बार फोटो खिंचवाएगा, हर बार हाँ हाँ करेगा। डिफेंस एक्सपो बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइज है, उसकी तारीफ करेगा, कहेगा इंडिया में बहुत अच्छे देश है, बहुत अच्छी मार्केट है, और कुछ नहीं करेगा। ओके। Economics will work only on the basis of economics, not because somebody is saying something. And these are all multinational corporations, बहुत बड़े कॉर्पोरेशन। किसी प्रदेश, किसी देश के मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से बड़े ताकत है आज की तारीख में। राइट। आज की तारीख में आप अगर इकोनॉमिकली देखें तो जितने बड़े टॉप 100 फोर्ब्स के या फॉर्च्यून 100 कंपनियां हैं, उनसे मुझे लगता है कम 150 देशों की जीडीपी उनसे कम होगी। ईच की बात कर रहा हूं इंडिविजुअली। चलिए, इतना विजन आपने रखा हुआ है, और यही फर्क होता है कि एक लीडर जब इतने एक्सपोजर के बाद, इतने पढ़ाई के बाद और अपना मेन कोर एरिया छोड़कर जब पॉलिटिक्स में आता है, तो जाहिर सी बात है कुछ अलग सोच के साथ आता है। वो आप साबित कर भी रहे हैं जिस तरह के जवाब आप दे रहे हैं। बीजेपी से मैं कोई बात नहीं आपकी करना चाहता, कि उससे कंपेयर नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनका एजेंडा शुरू से अलग है, उनके मैनिफेस्टो भी अलग होंगे, उनकी चीज़ें अलग होंगी। लेकिन जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो मोर और लेस सिमिलर चीज़ें हैं उनकी, चाहे वो कांग्रेस की बात कर लें, जैसे समाजवादी पार्टी की बात कर लें, या आरजेडी की बात कर, आरजेडी यहाँ नहीं है लेकिन ठीक है, एक वहाँ पर है, या और जो भी आपके तमिलनाडु में अलग है, आपके आंध्रा में अलग होगा, एसोसिएट्स ठीक है। हाँ। इनका जो वो होता है मैनिफेस्टो होता है, मोर और लेस सेम होता है, ऐसा मुझे लगता है कि ऑपोजिशन के। तो आप समाजवादी पार्टी क्या एक मिलकर एक मैनिफेस्टो भी बनाने का एक प्लान रखा, और आपने इनसे अलग करके, मतलब अगर कांग्रेस मैं कंपेयर करूं, चलिए 2 ही नाम लेते हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, तो इसमें क्या अंतर है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में? ऑपोजिशन में दोनों हैं, ये मत बोलिए कि उनके पास पावर नहीं है, हमारे पास ज्यादा ये है। उसके अलावा मैं बाकी उन चीजों के बारे में बात करना चाहता हूं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, इंटेंजिबल। टू ईच हिज ओन, राइट, जो अंग्रेजी में प्रोवर्ब है, सबका अपना अपना तरीका है। मुझे लगता है कि जो मकसद है वो ये है कि हम देश के प्रति अपना कर्तव्य, अपना फर्ज निभा सके जी, ईमानदारी से काम कर सके, पूरी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी और फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के साथ काम कर सके, राइज टू द ओकेजन और राइज अबव द ओकेजन कर सके। जब पढ़े लिखे काबिल लोग उस मकाम पे पहुंचते हैं तो वो जो समझते हैं चीजों को, राइट, तो उसका रिस्पॉन्स दे सकते हैं। जो लोग खुद ही कभी पढ़े लिखे नहीं, जिनको खुद ही इसकी समझ नहीं है कि डिमांड सरप्लस क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, प्रोडक्शन सरप्लस क्या होता है, रिसोर्स सरप्लस क्या होता है, इन चारों में क्या अंतर है, इनमें किसको ऑपरेशनलाइज करना है, कौन सी पॉलिसी से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जिनको वही समझ नहीं है, तो वो आप उनसे एक्सपेक्ट करो कि उचित निर्णय लेंगे। फॉर एग्जाम्पल डोनाल्ड ट्रंप ने कल जो निर्णय लिया, टैरिफ्स का अनाउंसमेंट जो कल हुआ है दुनिया के सामने, मैं आपसे कह सकता हूं जितनी हिंदुस्तान की इकोनॉमी है, साइज पूरे जीडीपी का 1 साल का, उससे ज्यादा का 1 दिन का नुकसान है उनके स्टॉक मार्केट का। इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स पे, कॉमर्शियल प्रिंसिपल्स पे, ट्रेड प्रिंसिपल्स पे, बिजनेस प्रिंसिपल्स पे, स्टॉक मार्केट के प्रिंसिपल्स पे, वेल्थ क्रिएशन के प्रिंसिपल्स पे, ब्रोकिंग के प्रिंसिपल्स पे, एक्सचेंज के प्रिंसिपल्स पे, कमोडिटी के प्रिंसिपल्स पे, करेंसी के प्रिंसिपल पे एब्सोल्यूट डिजास्टर है। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, कल उन्होंने पॉलिसी इंप्लीमेंट की है, जो वो चाहते हैं वो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि इकोनॉमिक थ्योरी के खिलाफ है। जी, ये इतने अच्छे से आप इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि आप खुद एक प्रोफेसर You have to understand. आपने स्ट्रेटेजी में पीएचडी किया है, जाहिर सी बात है कि इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट है, उसके सब्जेक्ट रहा है, तो ये आपकी समझ बहुत बेहतर होगी। लेकिन पेपर में जो छप के आता है, जो आप ये देखते हैं, यहाँ पे दिखाता है कि नहीं, इंडिया को कम लगा। अब उसमें मैं नहीं जाना चाहता कि हमारा मुद्दा नहीं है उसमें, लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंटली जो हेडलाइंस लिखे जाते हैं, राहत भरे लिखे जाते हैं कि नहीं फर्क उतना नहीं पड़ता। हालांकि देखा जाए तो फर्क तो पड़ेगा भाई, वो अमेरिका है, अमेरिका को भी फर्क पड़ेगा क्योंकि उसको भी नुकसान होगा। सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को होगा। शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन, शॉर्ट टर्म में जॉब लॉसेस, शॉर्ट टर्म में उनके डिस्ट्रप्शन सबसे ज्यादा अमेरिकन को होने जा रहे हैं। आज मैं आपसे कह रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी कॉन्शियसनेस के साथ, कि
आउटसाइड वॉर टाइम, जब वॉर नहीं थी, वर्ल्ड वॉर 1 में तो खैर खासा अमेरिका इन्वॉल्व नहीं था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से या जब वियतनाम वॉर हुई उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट था, जो भी बाकी छोटी मोटी वॉर्स उन्होंने लड़ी, उसके अलावा आज तक अमेरिका के इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक अमेरिका के 250 साल के इतिहास में सबसे बड़ा टैक्स अगर इंपोज किया गया है थ्रू नॉन मॉनेटरी मेजर्स, थ्रू टैरिफ मेजर्स, जिसकी कीमत अमेरिका की जनता को देनी है, वो ट्रंप ने किया। और उसकी कीमत जनता ही चुकाएगी, अमेरिका की जनता सबसे पहले चुकाएगी। एंड आई कैन टेल यू, मुझे नहीं लगता, अगर आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड उठा के देखें, किसी भी प्रेसिडेंट ने जिसने टैरिफ से टॉय किया है और प्ले किया है और जिसके फॉलोआउट नेगेटिव थे, उसके ऊपर हमेशा नेगेटिव पॉलिटिकल फॉलोआउट भी आया। लेकिन उसका कहीं ना कहीं असर इंडिया पे तो पड़ेगा ना, बिल्कुल पड़ेगा, तादाद में लोग दुनिया पे पड़े। द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। कल की तारीख में दुनिया बदल गई है। इतने एक्सपेट्रिएट्स वहां पर हैं। ट्रेड नहीं, वो तो अपना काम करेंगे, इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा मैं तो होलिस्टिक की बात कर रहा हूं। जो ग्लोबल ट्रेड चेन्स है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स, सिर्फ देखिए, हमें एक बहुत बड़ी गलती अमेरिका के जो उस निर्णय की है, और हम भी हो सकता है वो कर रहे हो, हमारे सरकार भी कर रही हो, उत्तर प्रदेश की हो चाहे देश की हो। आज जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो हमारा एक स्वप्न है कि हमारे यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, लाखों लोग अंदर आ जा रहे हैं, फर्नेसेस जल रहे हैं, लोग ट्रक निकल रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं, उसके दम पे सामान, पूरी दुनिया का सामान हम बना रहे हैं, राइट, और हम उसको बेच रहे हैं। द पॉइंट इज, आज की तारीख में किसी भी इकोनॉमी में, अमेरिका जैसी इकोनॉमी में, मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रीब्यूशन 10% भी नहीं है। सीरियसली जी, आज से 40 साल पहले 23% आदमी अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयड था। आज की तारीख में 8% एम्प्लॉयड, सब आउटसोर्स कर रखा है। आउटसोर्स भी जरूरी नहीं, ऑफशोर कर रखा है। अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। आउटसोर्स क्या हो गया, उन्होंने मुझे और आपको दे दिया कि भाई तुम मेरे लिए कंपनी के लिए जूता बना दो, वो भी नहीं किया उन्होंने। वहां भी वो वैल्यू इन्होंने ही कैप्चर कर रखी। नाइकी ने अपनी फैक्ट्री वियतनाम में खोल दी, हांगकांग में खोल दी, चाइना में खोल दी, या फिलीपींस में खोल दी, इंडिया में खोल दी, मलेशिया में खोल दी, वहां भी वही प्रोड्यूस कर रहा है। बट बेस्ट क्वालिटी एट चीपेस्ट प्राइस प्रोड्यूस कर रहा है। वैल्यू चेन जो पूरी प्रोडक्शन की साइकिल है, वो भी उन्होंने कैप्चर कर रखी है, आउटसोर्स नहीं कर रखा है। पर हुआ तो अमेरिका का ही ना, वो किसी भी कंट्री में एग्जैक्टली है तो अमेरिका का ही। यही इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि अमेरिकन के लिए अपना दाम बढ़ जाएगा। और आज की तारीख में जो थोड़ी मोड़ी यहां से ही ले जाएंगे, जहां प्रोड्यूस करवा रहे हैं वहीं से ले जाएंगे, उल्टा टैक्स मारेंगे। एक वो पॉइंट हो गया। दूसरा सवाल पॉइंट क्या है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं, वो ग्लोबल सप्लाई चेन्स में आपको ये समझना होगा कि अब डोमेस्टिक चेन्स नहीं बची हैं। पहले क्या था कि अमेरिका की ट्रेन सिस्टम बन रहा है तो वहीं पर आयरन ओर निकलता था, वहीं स्टील बनता था, वहीं पे ले होता था, उन्हीं के वर्कर बनाते थे, एंड उसको वेस्ट की तरफ उन्होंने प्रोपगेट करने की कोशिश की। अब क्या है, रबर कहीं से आ रहा है, उसका फास्टनर कहीं से आ रहा है, उसकी जिप कहीं से आ रही है, उसका थ्रेड कहीं से आ रहा है, उसके जो हमारे फीतों के ऊपर जो प्लास्टिक का एलिमेंट होता है वो दूसरा कोई आदमी प्रोड्यूस कर रहा है, जो हमारी जीन्स में धागा है वो कोई और बना रहा है, जो उसका स्टिच है वो अलग बना रहा है, उसकी जो स्टड्स है वो कोई और बना रहा है। इट्स अ ग्लोबली इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन। आप ये सोचो कि वो सारा आप अमेरिका में बना लोगे, नहीं बना सकते। राइट। जो हमारे, मैंने आपको शायद नहीं आया, मैंने उस समय जब इंडिया में भी ये बात आई थी, मैन्युफैक्चरिंग हब, मेक इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था आज से 8 साल पहले, बड़े जोर शोर से, लायन का लोगो, और दुनिया बदल जाएगी, देश बदल जाएगा, और हमको मेरे भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर तो, कॉम्प्लीमेंटारिटीज तो, इकोसिस्टम तो ही नहीं, आपने ऑपरेशनलाइज ही नहीं किया। आज की तारीख में लोग कह रहे हैं अमेरिका, चाइना पे इतने परसेंट लग गया, इंडिया पे 26% लगा है, चाइना पे 34% लगा है, कुछ चीजों पे 37% है, इंडिया के लिए फायदा। अरे भाई, उस फायदे को यूटिलाइज करने का भी तो मौका मेरे पास होना चाहिए भाई। लगा, लेकिन ना लगेगा तो, लगना तो 100% तय था। तो वही तो मैं कह रहा हूं, लगना तो 100% तय था। फ्री तो नहीं है कि मतलब बिल्कुल आप कह रहे हैं कि मैं बड़े अच्छा रिश्ता है इंडिया से, फ्री हो गया, ऐसा तो नहीं। और जो ट्रेड वॉर है वो पूरी दुनिया में अलग अलग लेवल पे खड़ी हो गई। राइट। अब इससे सबसे बड़ा खतरा है डंपिंग का। फॉर एग्जाम्पल, चाइना ने अगर 34% लगा दिया, तो चाइना की इंडस्ट्री ने अगर उठा करके सब्सिडाइज, अपने एक्सपोर्ट सब्सिडाइज करके इंडियन मार्केट में डंप करना शुरू किया, जो कि क्लोजेस्ट मार्केट है, सारा वॉल्यूम आपके पास आ सकता है। और अगर हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाई हो, तो सरकार पर डिपेंड करेगा उसकी नीयत कितनी अच्छी है, वो सामने आ जाएगा हमारे आपके 10-20 दिन में, 30 दिन में सामने होगा उसका रिजल्ट। नहीं होगा तो आपके अपने मैन्युफैक्चरर वो चीज नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि जो चाइना प्रोड्यूस कर रहा है। करेक्ट। वो आज की तारीख में दिवाली की जितनी लाइटें सब चाइना से आ रही, नहीं आ रही, कैपेबिलिटी है भी नहीं, डेवलप भी नहीं, बैन कर रखा है इन्होंने। जी। भाई, आपके पास भी तो कैपेबिलिटी हो, और प्लस सिर्फ हम बना के क्या, आपके पास क्या पोर्ट की कैपेबिलिटी उसको ले जाने की। आज चाइना में 550 शहर, 550 सिटीज हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। करेक्ट। इंडिया में आप मुझे 2 बता दीजिए जुड़े हुए। और मुझे लगता है गरीबी से हाउ डू यू मूव पीपल, वही गरीबी और पॉपुलेशन से जब कंपैरिजन चल रहा था तो इंडिया और चाइना का नाम एक साथ लिया जाता था। चाइना आज कहीं तरक्की पे आ गया है, और
अमीर होने के दिशा में है, वहीं हम आज भी वही हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, आज भी गरीबी है। मुद्दा हमारा वहीं रह गया। बहरहाल सर, हम लगता है डाइवर्ट कर रहे हैं बहुत, क्योंकि आप इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को बता रहे हैं कि मेरा भी मन कर जा रहा है हम अपने टॉपिक से छोड़ के, चलो ये भी मौका मिल गया आपसे जानने का, तो मैं सुन ले रहा हूँ। हो सकता है कि हमारे ऑडियंस को भी ये चीज़ें एक ओवरऑल एक्सपोजर उनका इंटरनेशनल हो जाएगा। आई वुड लाइक टू ब्रिंग बैक टू आवर टॉपिक। हम बात कर रहे थे यूपी चुनाव के बारे में, और अब 2027 आने वाला है। कांग्रेस को, और हमने बात की मैनिफेस्टो की, आपने कहा कि सबका अपना तरीका होता है, आप अपने हिसाब से चीजें करेंगे, इसीलिए मैंने कोई कंपैरिजन वाली बात ही नहीं की बीजेपी, क्योंकि उनका अपना हो भी नहीं सकती, वो हो भी नहीं सकती है। अब मैं जो गवर्नमेंट पॉलिसी डिस्कशंस कुछ करना चाहता हूं आपसे, अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है आपसे, अभी हम, और ये बड़ा पॉपुलर हो गया जो अगला वर्ड मैं लेने जा रहा हूं आपसे, बुलडोजर कल्चर। आप देख रहे हैं कि पहले यूपी में खूब हुआ और हो रहा है, कोर्ट के आदेश हो गए हैं कि ऐसा ना हो, उसके बावजूद हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी उसके बावजूद हो रहा है, और यही चीज़ एमपी में इम्प्लीमेंट हो रही है, महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट हो रही है। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो फंडामेंटल राइट है। मेरे और आपके घर पे छत अगर मेरे माता पिता ने अपने जिंदगी भर के परिश्रम से बना करके दी है, तो किसी भी सरकार को एक एब्सोल्यूट राइट नहीं हो सकता उसको गिरा देने का या तोड़ देने का। अगर मैंने सच में किसी भी, मान ली कोई नियम कानून का उल्लंघन किया है जी, आप मुझे नोटिस दीजिए, मैं उसको करेक्ट करूंगा। नहीं करेक्ट करता हूं और उससे जनता का नुकसान हो रहा है, आप निश्चित रूप से गिरा दीजिए उसको जी। जितना कॉन्ट्रवेंशन में, अगर आपने कहा था 4000 स्क्वायर फीट बना लो, मैंने 4.5 बना लिया, 5000 है। अगर आपके पास कंपाउंडिंग का कोई नियम है, पेनाल्टी का नियम है, और मैं उसको पे करने को तैयार हूं, तो ठीक है, नहीं तो आप गिराना चाहते हो 500 गिरा दो। लेकिन बिना उस प्रोसेस के सुप्रीम कोर्ट ने उसको बिल्कुल बहुत ही एक शब्द में जो समअप किया था कि मेरी नजर में वो एक इलीगल प्रोसेस है, उसका किसी को अधिकार नहीं। अच्छा, मान लीजिए, जस्ट फॉर अ सेकेंड लेट्स अज्यूम कि मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल हो जाऊं, मैं, आप मुझसे लड़ाइए ना, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे फादर, मेरे मदर, मेरी सिस्टर, मेरे स्टाफ, मेरे बाकी लोग, आप घर कैसे गिरा सकते हो? आप मुझे अरेस्ट करिए, आप मेरे खिलाफ कोर्ट में केस लाइए, आप सबूत स्थापित करिए, आप सबूत की बिना पर मुझको कोर्ट से वो सजा दिलवाइए, और कोर्ट उसके बाद जो चाहे वो कर दे। रूल ऑफ लॉ है, एक जस्टिस का प्रोसेस है। ये थोड़ा ना कि राजा ने कहा कि जाओ घर गिरा दो, तो उसने घर गिरा दिया, सर कलम कर दो, सर कलम कर दिया। मैं एब्सोल्युटली, सरकार का ये जो फ्री फॉर्म ऑफ विल है, ये जो एक्सप्रेशन है अथॉरिटेरियनिज्म का, ये जो सरकार का एरोगेंस है कि हम तय करेंगे कौन जिएगा, किसको आज गोली मार देंगे एनकाउंटर में, मैं उस विचार के खिलाफ हूं, चाहे किसी का हो, दुनिया के किसी हिस्से में। एक्सट्रीमिज्म उस लेवल का नहीं अलाउ किया जा सकता। आज कल कोई टारगेट है, परसों कोई दूसरा टारगेट होगा। आपने सुना होगा एक वर्ल्ड वॉर 2 के ऑस्ट्रियन कैंप में, जहां पे कंसंट्रेशन कैंप था ऑस्ट्रिया में, उसमें किसी ने एक पोएम लिखी थी, नाम नहीं याद आ रहा किसने लिखी थी, कि दे केम फॉर द, बहुत लंबी पोएम है, दे केम फॉर मीडिया पीपल, आई डिडंट से एनीथिंग बिकॉज आई वाज नॉट अ मीडिया पर्सन। They came for doctors, I didn't say anything because I was not a doctor. They came for physicians, I didn't say anything because I was not a physician. They came for bureaucracy, I didn't say because I was not a bureaucrat. They came for professors, I didn't say because I was not a professor. Then they came for me and there was nobody left to say a thing. आप ज़्यादती की इजाज़त देंगे तो मेरा और आपका नंबर भी आ जाएगा। फिर आप अकेले पड़ जाएंगे ना, क्योंकि आपको अभी तो मजा आ रहा है, देश में कानून का राज होना है, रूल ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मेरी अपील करने के अधिकार है, मैं सुप्रीम कोर्ट तक अपील करूं। आपने जो भी फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट में जो सजा देता है, फिर भी मैं अपील करना चाहता हूं, मैं राष्ट्रपति को अपील करूं, वहां से भी नेगेटिव होता है, जो सजा आपको देनी है मैं उसके लिए तैयार हूं, देश तैयार है, कोई उस पर सवाल नहीं उठा सकता। अभी 10 लाख का हर्जाना देने को कहा भी तो है सुप्रीम कोर्ट ने। बहरहाल ये बड़ा इसलिए क्योंकि ये बुलडोजर कल्चर जो है इससे बड़ा पॉपुलर चल रहा है, इसलिए आपकी राय जानना चाह रहा था। अब थोड़ा सा, चूंकि आप इस विषय से जुड़े हैं और आप इस फील्ड के ही रहे हैं पहले, शिक्षा नीति की मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य 2 चीज़ें ऐसी हैं जिस पे बहुत काम करना मुझे लगता है कि हर गवर्नमेंट की इच्छा रहती है, कुछ कर भी पाते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते हैं। और यहाँ पे जो अभी करंट गवर्नमेंट वो बार बार अपने हर स्पीच में, भाषण में इसका नाम लेती है, शिक्षा और स्वास्थ्य का। आपका क्या दृष्टिकोण है समाजवादी पार्टी का इसको लेकर? शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड। पहली चीज तो हमें यह समझने की जरूरत है जी, कॉजालिटी नहीं है लेकिन वो को रिलेटेड है। शिक्षा अच्छी होगी,
तो आदमी हाइजीन का ख्याल रखेगा, सही गलत समझेगा, न्यूट्रिशन का ख्याल समझेगा, बीमारियां समझेगा, उनसे बचने के तरीके समझेगा, उनके सिम्टम्स पढ़ लेगा तो अपना बचाव कर लेगा, या सही मौके पे जल्दी इलाज दिखाने चला जाएगा तो बचाव हो जाएगा। कोरोना टाइम में ये देखा है हम लोगों ने अवेयरनेस से। एनी बीमारी, आप एलर्जिक रिएक्शन से लेकर के गॉड फॉरबिड कैंसर तक किसी को भी हो, ठीक, अल्जाइमर किसी को भी हो, तो उसके ये शिक्षा वही स्वास्थ्य का है। स्वस्थ रहेगा आदमी तो स्कूल जा पाएगा, न्यूट्रिशन है तो वो पढ़ पाएगा। अगर उसकी फिजिकल ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स उसको ठीक से मिल रहे हैं तो उसका दिमाग अच्छे से काम करेगा, ग्रोथ अच्छी होगी, डेवलपमेंट अच्छी होगी, स्टंटेड ग्रोथ नहीं होगी, माइंड और उसका न्यूट्रिशन का बैलेंस होगा तो वो शिक्षा अच्छा से करे। तो पहले तो ये कि दोनों कोरिलेटेड हमें ये समझने की जरूरत है। और दूसरा ये कि एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी स्पेंड हमको इसको कम से कम डबल करने की जरूरत है आज की तारीख में। तो मैं आपको विश्वास ला के कह सकता हूं कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब भी मुख्यमंत्री बनेंगे 2027 में, जिस दिन, उससे पहले भी हम लोग उनको लगातार कहते रहते हैं, वो इसके हक में हैं, लेकिन हम उनसे कहेंगे कि धीरे धीरे, आज तो 3% भी नहीं है स्पेंड हमारा, हम इसको बढ़ा करके धीरे धीरे ईयर ऑन ईयर बढ़ाते हुए कम से कम 5 साल में अपनी सरकार के हम इसको कम से कम डबल करें, जिससे कि उसका लोगों पे असर रहे। मैं आपको उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश का एजुकेशन स्पेंड इज अबाउट लेट्स से 3% ब्रॉडली स्पीकिंग। तमिलनाडु का इफ आई रिमेंबर करेक्टली इज अबाउट 18-19%। अभी आप करंट की बात कर रहे हैं इस वक्त? ईयर ऑन ईयर, हिस्टोरिकल की बात कर रहा हूं। यूपी में हिस्टोरिकली यही रहा है, 1% प्लस माइनस, उनके यहां भी 1% प्लस माइनस यही रहा है। और फिर हम कहते हैं कि उनके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उनके बच्चे पढ़े लिखे अच्छा है, उनके यहाँ टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छा है, स्टेम में परफॉर्मेंस अच्छा है, उनके बच्चे अमेरिका और इंग्लैंड और कनाडा ज्यादा जा रहे हैं, ज्यादा रह रहे हैं। क्यों? उन्होंने एज अ सोसाइटी, कर्नाटका, केरला, इन्होंने लगातार ओवर द इयर्स एजुकेशन में कंसिस्टेंटली हायर स्पेंड किया। और एक लेवल के बाद, एक तरफ तो ये कोरिलेटेड रहते हैं, उसके बाद एजुकेशन और स्वास्थ्य का रिलेशन जो है वो वीक होने लगता है। क्योंकि होता है कि जैसे जैसे आप पढ़ने में बेटर हो जाते हैं या आपकी शिक्षा बेटर हो जाती है समाज के लेवल पे, इकोनॉमी के लेवल पे, वैसे वैसे जो आपका स्वास्थ्य का एक्सपेंडिचर है वो कम हो सकता है। करेक्ट। बिकॉज पीपल आर एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, वो समझते हैं, उन्हें वैक्सीनेशन का फायदा समझ में आ जाता है। आप बताओ, वैक्सीन के खिलाफ, नॉर्मल वैक्सीन के खिलाफ लोग एजेंडा चलाते हैं कि वैक्सीन नहीं लगवानी। और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, अमेरिका में भी बहुत बड़ा ग्रुप है जो आपको कहता है वैक्सीन फ्रॉड है और इसका कोई फायदा नहीं, जबकि साइंटिस्ट सर पटक करके कहते हैं, प्रूफ देते हैं कि भाई इसका ये फायदा, ये केमिकल रिएक्शन होता है, आप इस तरह करो। तो हमको और आपको अपना एजुकेशन स्पेंड डबल करना है, हेल्थ का स्पेंड डबल करना होगा एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी एंड ऑल्सो पर कैपिटा। सी, बहुत बार जो नंबर्स होते हैं ना, हम लोग कह देते हैं इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बट किसके लेवल पे? जिस आदमी के पास 1000 करोड़ थे, उसके पास 10,000 करोड़ हो जाएं, और मेरे पास 100 रुपया था और वो 200, 105 ना हो, तो देश का क्या फायदा? नंबर तो बढ़ गया आपका, ग्रोथ तो जीडीपी में आप दिखा रहे हो, आप दिखा रहे हो द लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन है कितनों के पास वो ग्रोथ? पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ा। पर कैपिटा का सवाल, पर कैपिटा भी गलत कैलकुलेशन, क्योंकि वो एवरेज कैलकुलेशन है। अगर उनका 5000 हो गया और आपका 1000 एक ही हुआ तो भी पर कैपिटा एवरेज गलत हो जाएगा। मीडियन निकालना चाहिए उसमें। एक्चुअली एवरेज इज अ फॉल्स, प्रोफेसर ही बता सकते हैं, इसको मैं मान के चलता हूं। एक्चुअली इट्स अ फॉल्स मैकेनिज्म। तो जब भारत सरकार डेटा देती है ग्रोथ की, जीडीपी की, नंबर्स की, आपको लगता है सब बड़े अमीर हो रहे हैं, देश ग्रो कर रहा है 6.5% पे या 6% पे, 5.5 पे या 7 पे, व्हाटएवर जो भी ग्रो कर रहा है बिटवीन 5.5 to 6.8, उसमें हमारी ग्रोथ कहां है? आप बता दो, अगर आपने पिछले 1 साल में 7% ग्रो किया, उससे पहले 7% ग्रो किया, उससे पहले 7% ग्रो किया, उससे पहले 7% ग्रो किया, हो सकता है आपने क्या, भगवान करे आप 70 करोड़ जाओ। इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, जो आपके व्यूअर्स हैं उनसे कह रहा हूं। अमेरिका में पिछले 40 सालों में ट्रिलियनियर्स की संख्या बढ़ गई, मल्टी बिलियनियर्स की तो संख्या आप गिन नहीं सकते। रियल वेजेस अमेरिका में पिछले 30-35 साल में नहीं बढ़ी है। कॉर्पोरेट का हाल तो बुरा ही है। वेजेस बढ़ी है, रियल वेजेस नहीं बढ़ी है। मैं तो इंडिया की कॉर्पोरेट की हाल की बात कर रहा हूं। एवरीवेयर यू सी इनइक्वालिटी इज ग्रोइंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। जी, टॉप 1% ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया की जो वैल्यू वेल्थ कंट्रोल कर रही है आज से 20 साल पहले वही नंबर 10% पे था। 70 साल पहले वो नंबर 40% पे था। उसको कंट्रोल करना होगा। कुछ लोगों के बहुत बड़ा हो जाने से देश में कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, न इकोनॉमी का, न देश का, न व्यापार का, न रोजगार का, न कारोबार का, लोगों को एम्प्लॉयमेंट का, एजुकेशन का, ट्रेनिंग का, कुछ भी नहीं। और दूसरी चीज मैं कहूंगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य में ईमानदारी बहुत जरूरी है। अभी सरकारी, अगर हम स्कूल की बात करें,
तो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट होके आती है वो यही है कि भाई वहाँ पर बच्चों को खाना मिल रहा है। अरे भाई पढ़ाई हो रही है कि नहीं इसके बारे में बात नहीं हो रही, मतलब अब जो भी करने का तरीका हो। तो मुझे लगता है कि प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनकी फीस जो है बहुत ज़्यादा हाई हो गई, उस पर कोई कंट्रोल भी नहीं है। नोएडा में ही आप कंपेयर कीजिए और दिल्ली में कंपेयर कीजिए, या फिर नोएडा और लखनऊ में कंपेयर कीजिए, ज़मीन आसमान का आपको फर्क नजर आएगा। और प्राइवेट स्कूल्स पे जो चार्जेस लगते हैं इस पे किसी की कोई नज़र नहीं है। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसकी एक स्टडी करके एनालिसिस की जा सकती है उसकी, एंड देन कॉन्सिक्वेंट पॉलिसी डिसीजन कैन बी टेकन। अगर आपको लगता है रेगुलेट करने की जरूरत है, रेगुलेट करिए। अगर डेटा कहता है नहीं जरूरत है, मत करिए। तो ये मैं मान के चलता हूँ बट एक स्टडी तो होनी चाहिए उसकी। इसका विजन कहीं ना कहीं आप लोगों के पास होगा जब आप आएंगे तो शिक्षा, See, another biggest fraud that this government has imposed on India is कि डेटा ही नहीं जारी किया। सेंसस नहीं हुआ 2011 के बाद से आपके देश में। आज हम पॉलिसी बना रहे हैं, कोई ट्राइबल के नाम पे, कोई सोशल वेलफेयर के नाम पे, कोई बच्चियों के नाम पे, कोई बुजुर्गों के नाम पे, कोई विडोज के नाम पे, कोई महिलाओं के नाम पे, कोई नौजवानों के नाम पे, कोई यूथ के नाम पे, कोई हिंदू के नाम पे, कोई मुसलमान के नाम पे, कोई सिख के नाम पे, कोई ईसाई। किसी के पास कोई डेटा ही नहीं है। भारत सरकार के पास आज डेटा नहीं है जिसपे वो बेस करके ये कह सके कि मेरी ये पॉलिसी इस डेटा से इन्फॉर्म्ड है। क्यों डेटा उन्होंने कलेक्ट ही नहीं किया और डेटा रिलीज नहीं किया। अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा इस देश ने सालों से नहीं जारी किया। जी जी, मुझे नहीं पता कि अभी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का क्या हाल है। पहले सुना करते थे भाई एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी हुआ करता था। नॉट श्योर अबाउट कि अभी कैसा है। उसका हाल जानने का फर्ज इसलिए नहीं बनता क्योंकि जो नौजवान है जो पहले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में उम्मीद के साथ रजिस्टर करता था कि यहां नौकरियों की लिस्टिंग आएगी, मुझे अप्लाई करने का मौका मिल जाएगा, उसका वो विश्वास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से उठ गया जो लेबर डिपार्टमेंट। इसलिए आदमी रजिस्टर ही नहीं कर रहा। नहीं, दूसरा मेरे ख्याल से ये बात भी सही है, लेकिन अब चूंकि डिजिटल जमाना है तो लोगों को मोबाइल पे पता चलता है। लेकिन हाँ, कई चीजें मिस कर सकते हैं, शायद हमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से ऑब्वियसली मिस करेंगे आप। तो अभी जो आप बताओ, आपके व्हाट्सएप पे, आपके फेसबुक पे लास्ट टाइम नौकरी का एडवर्टाइजमेंट कब आपने देखा? नहीं, जो नौकरी देने वाली कंपनियां हैं जैसे नौकरी.com है या फिर नौकरी.com नौकरी देने वाली कंपनी नहीं, मतलब जो हब है, हब बिजनेस वही आते हैं। ऐसे नौकरी का ऐसा किसी उसका तो नहीं आता ना। लेबर एक्सचेंजेस का यही काम था कि सारी नौकरियां रिपोर्ट होंगी यहां पर, वो भी खत्म हो गया ना। सरकार आज भी वो कानून है, सरकार इंप्लीमेंट ही नहीं करती उसको। लेबर डिपार्टमेंट में जिसको जिम्मेदारी वो इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहा उसको। बस ये कि अब लिंक्डइन पे अगर जो लोग हैं, आम जनता में कितने लोग होंगे जो कॉर्पोरेट में शायद कितने हैं, और जितने हैं उनमें से भी कितने सच में एलिजिबल है उन नौकरियों के लिए? करेक्ट। भाई जो नौकरियां लिंक्डइन पे एडवर्टाइज हो रही हैं उनमें से कितने कर सकते हैं वो नौकरियां? तो इसका भी कहीं ना कहीं आपके पास एक प्लान जरूर होगा। बहुत बड़ी कोशिश की जरूरत है। और इट्स अ स्कैरी सिचुएशन आज की तारीख में। जब आप देश की इकोनॉमी देखते हो, आप देश की लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, आप मुझसे पूछेंगे तो वेस्टिंग ऑन अ डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब। इज इट? एब्सोल्युटली। हमने ना अपने यूथ को स्किल किया है, ना हमने उसकी एजुकेशन पे काम किया है। आज की तारीख में नाम नहीं लूंगा किसी यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बच्चे, उनसे आप कह दो एक 3 पन्ने का इससे सीधा लिख दो, नहीं लिख सकते। एक एप्लीकेशन लिख दो नौकरी के लिए, वो नहीं लिख सकते। पर अब एआई का जमाना है, वो चैट जीपीटी से यूज कर लेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा ना उससे। चैट जीपीटी से वही मान लीजिए ऐसे लिख भी देंगे, एप्लीकेशन लिख भी देंगे, काम तो करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा ना जी, काम तो नौकरी तो करना पड़ेगा ना। और अगर नौकरी भी चैट जीपीटी कर देगी तो आपकी इससे की जरूरत नहीं, फिर तो चैट जीपीटी है ही मेरे पास, क्लॉड है ही मेरे पास, काम कर ही रहा है, मैनुअल कर ही रहा है, सीख कर ही रहा है काम मेरे पास, वो तो मैं और आप रोज ही इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इन सब का एक मॉडल ज़रूर आपके पास होगा, चाहे हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, चाहे कानून की बात कर रहे हैं, या हम और भी जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इसके लिए कुछ प्लान या मॉडल आपके पास ज़रूर होगा और कोई प्रणाली आपने ज़रूर तय की होगी। बिल्कुल है, इस चीज़ को मैं मान के चल रहा हूँ। प्लान भी है, विजन भी है, उसकी कंपैरेटिव एनालिसिस भी है, ऑड स्पॉट्स की वीडिंग आउट भी है, सिलेक्टिव सिलेक्शन भी है। बट द पॉइंट इज कि क्या एग्जैक्टली वही इंप्लीमेंट होगा? नहीं। जब होगा इंप्लीमेंट, उस समय जो कॉन्टेक्स्ट होगा उसके हिसाब से हमेशा चेंजेस होंगे। जब इंप्लीमेंट हो रहा होगा पहले साल से दूसरे साल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, लगातार इट्स अ डायनामिक प्रोसेस। ग्रोथ एंड एवोल्यूशन इज अ डायनामिक प्रोसेस एज लॉन्ग एज द ट्रेजेक्टरी इज पॉजिटिव। क्या ये सारे डिस्कशंस जो हमने अभी किए, ये सिर्फ पावर में आके ही किए जाते हैं, या अभी आप पावर में नहीं है तब भी इन चीजों को बात करते हैं आप? नहीं, हम सारी बात तो अभी होती है। आज बैठते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चर्चा करते हैं, डिस्कशन होता है, इन विषयों पे बात होती है, बिल्कुल होती है। आप इन सबसे ज्यादा बात ही नहीं विषयों पे होती है। राजनीति तो है ही, वो तो हम कर ही रहे हैं, हमारे जितने लोग आते हैं वो भी कर ही रहे हैं, अपने अपने क्षेत्रों में लगे रहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में यही अच्छाई है हमारे यहाँ बॉस में कि वो इन विषयों के बारे में चिंतित रहते हैं और उस पर चर्चा करते हैं, वो सोचते हैं इन चीजों को।
और वो सोच ही ट्रांसलेट होती है एक्शन में जब सरकार बनती है। तो आपकी बात पे ही मैं आगे बढ़ाऊंगा कि आपने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि शिक्षित लोग जो हैं पॉलिटिक्स में आएँ और समझदार लोग आएँ, ताकि हम डेवलपमेंट के सही मायने को समझ सकें। सिर्फ पिक्चर दिखाने से नहीं होगा, उसके पीछे एक क्रू भी होनी चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए, कुछ भी नहीं, तभी वो वाकई में बन सकता है। तो क्या आप इस बार आपकी पार्टी जिनको भी टिकट देगी उनके कोई इवैल्यूएशन प्रोसेस होगा या सिर्फ नाम पे या ऐसे दे दिया? देखिए, मैं आपसे कह सकता हूं, पहले का तो मैं नहीं जानता, लेकिन 2012 से मैं राजनीति देख रहा हूं जी। और 2012 में हमारे जैसे लोगों को नौकरी छुड़ा करके लाना, असल मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ बहुत सारे प्रोफेशनल्स को उन्होंने टिकट दिए, बहुत सारे जीत के भी आए। पढ़े लिखे लोगों को, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, चाहे MBAs हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे इंजीनियर्स हो, चाहे हम जैसे लोग थे, उन लोगों को लाना, राजनीति में जगह देना, टिकट देना, लड़ाना, जिताना, मेहनत करना, हम लोगों के क्षेत्र पे, हमारी सीट पे जितनी उन्होंने मेहनत की, और उसके बाद हमें मिनिस्टर बना के कैबिनेट में जगह देना जी। ये अपने आप में विजन समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा किया है, और मुझे लगता है जितना मैं अपने बॉस को जानता और समझता हूं, माननीय अखिलेश यादव जी को, उनका एब्सोल्यूट ही, उनको पढ़े लिखे अच्छे साफ सुथरे चेहरे ही पसंद आते हैं और उनको जरूर आगे बढ़ाने का काम वो करते हैं, पहले भी किया है। एंड इफ हिस्ट्री इज अ गेस एंड अप्रोक्सीमेशन टू व्हाट फ्यूचर लाइज अहेड, आई थिंक वी आर इन सेफ हैंड्स। होपफुली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, जैसा आप बता रहे हैं, और ऐसा अगर हो गया तो बहुत जल्दी और ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे। बिल्कुल होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग इनसाइट्स अभी तक मिली हैं। हम बात तो यूपी कर रहे थे, लेकिन बात करते करते हम लोग अमेरिका भी पहुंच गए और अमेरिका की बात भी पता चल गई, ट्रम्प की भी बात कर ली हमने। अब वापस आते हैं, और अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो सिर्फ आपकी मैं बात करने वाला हूँ। ओके। अब हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट है, और चाहूंगा कि इस सेगमेंट में आप बड़े बेबाकी से जो भी आपके मन में आए आप वही जवाब दें, ठीक है, ताकि हमें भी लगे कि भाई एक जो अलग पहलू है प्रोफेसर मिश्रा का वो हमें नजर आए, क्योंकि हम जनरली लोग नहीं जान पाते होंगे वो सारी चीज़ों को लेकर। कुछ सवाल वैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये रैपिड फायर राउंड है, ज़्यादा वक्त नहीं होगा, फटाफट आपसे आंसर चाहूँगा मैं। तो शॉर्ट एंड शार्प, जैसा मैंने कहा, अखिलेश यादव इन वन वर्ड। Oh, that's a tricky one. Okay. A visionary with a smile. चलिए, a visionary. Yeah. Visionary को मैं word ले लेता हूँ। But visionary with a smile is important. One political opponent you admire. I admire a lot of people, but I won't give you a name. Okay. Name is not important. Attributes might be important. Okay. So I won't give you a name for that. But one, if you still, again, I don't think he was an opponent for me, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, but that I admire, I can tell you his attributes. लोगों तक सीधे जाना, जुड़ना, पहुँचना, कनेक्ट करना, वो बहुत important था उनका। Okay. तो मैं नाम नहीं लूँगा, but मैं गेस करूँ क्या? राहुल गांधी की बात तो नहीं कर रहे आप? अब मैं ना कहूंगा तो आप समझ जाएंगे, लेकिन नहीं, चलिए इसको रहने देते हैं। मैं इतिहास से बात कर रहा हूँ। इतिहास, वो किसी और पार्टी की राजनीति जरूर करते थे, बट दैट वाज वन लीडर दैट आई एडमायर्ड फॉर, वही मैंने कहा, मैं उन्हें ओपोनेंट नहीं कह सकता, वो हिस्टोरिकल रेफरेंस, हिस्टोरिकल फिगर, करंट की बात कर। डोंट आस्क मी फॉर दैट विल क्रिएट पॉलिटिकल कंपल्शंस फॉर मी। कोई खुश होगा, कोई नाराज होगा, इसका जवाब नहीं। चलिए, you'd like to skip। हाँ, ठीक है। ट्विटर यानी कि जो एक्स है अभी, या ग्राउंड पॉलिटिक्स? ग्राउंड पॉलिटिक्स, ओके, एनी डे। दैट्स द वे टू चेंज द शेप ऑफ द कंट्री, ग्राउंड पॉलिटिक्स। अब जो सवाल है वो है कि आपने बहुत सारे कैंपेन किए हैं, फेवरेट कैंपेन मोमेंट? 2012 का चुनाव, जी, you know, जब आप जीते थे। हाँ, इट इज, जिंदगी में बहुत ईश्वर की कृपा से अचीवमेंट्स रहे हैं, माँ बाप के आशीर्वाद से, एजुकेशनल के फील्ड में, बाकी भी चीज़ों में, लेकिन वो जो प्यार, जो विश्वास आपको महसूस होता है जब कहीं से आप चुन करके आते हो, तो द ग्रेटेस्ट ऑनर ऑफ माई लाइफ, एंड आई से दैट विद ऑल सिंसियरिटी, द ग्रेटेस्ट प्रिविलेज ऑफ माई लाइफ हैज बीन रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ लखनऊ नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी। लखनऊ उत्तर विधानसभा का जो वो जीत थी, वो शायद जिंदगी के लिए मेरी सबसे बड़ी खुशी का और गर्व का मौका था कि जब लोगों ने मुझे चुना कि वो उनकी बात में रख सकूं। आई थिंक दैट मोमेंट वाज द बिगेस्ट मोमेंट। राइट, वन वर्ड फॉर बीजेपी, कांग्रेस एंड बीएसपी। अगेन, डोंट फोर्स मी फॉर वन वर्ड, क्योंकि
होता क्या है, बहुत बड़े सोशल फिनोमेनास को एक वर्ड में कैप्चर करना मुश्किल होता है। अच्छा, वन वर्ड ईच, मतलब आप बीजेपी के लिए एक वर्ड बता दीजिए। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ आप जो कह रहे हो, बट उसमें भी एक वर्ड देना जो है, वो जो पॉइंट है कि वो there's no point capturing somebody in word. There's no one word in any language for that matter, चाहे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फ्रेंच में हो, कि जो किसी की भी टोटल पर्सनालिटी को एक शब्द में कैप्चर कर सकता हूँ। तो आई डोंट थिंक देयर इज अ वर्ड व्हिच कैप्चर्स एनी ऑफ दीज। लंबे लंबे इतिहास है, लंबे लंबे राजनीति है। आप बीएसपी की बात करें तो एक बहुत लंबा इतिहास है, कांग्रेस उससे भी लंबा इतिहास है, बीजेपी लंबा इतिहास है। तो आप मुझसे को समाजवादी पार्टी को वन वर्ड में डिस्क्राइब कर दो तो शायद मुझे दिक्कत होगी। So I don't think I can put one words to these questions. That will be injustice. That'll be injustice to them. उनका कोई ना कोई पहलू आप मिस कर ही जाओगे। It's like saying कि मैं अपने बेटे के प्रति जो मेरा प्यार है उसमें एक शब्द में कह दूं, कैसे कह सकता हूँ? ये बड़ी खूबसूरती है डेमोक्रेसी की, कि जो बीजेपी वो ऑपोजिशन आपके लिए है और उनके लिए ऑपोजिशन आप हैं जी। तब भी आप ये कह रहे हैं कि भाई प्यार ही है। चलिए मैं मान के चलता हूँ। मैंने प्यार शब्द उनके लिए नहीं इस्तेमाल किया, तो बेटे के कॉन्टेक्स्ट में किया। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन आपने जो कंपैरिजन किया है तो ये तो खूबसूरती है डेमोक्रेसी कि भाई सवाल ये है कि आप एक शब्द में उसको नहीं कैप्चर कर सकते। कोई एक शब्द ऐसा नहीं है जिस पूरे पहलू को कैप्चर कर सकता हो। चलिए ठीक है, अगला सवाल, 2027 में सीएम कौन बनेगा? कहने वाले इसमें ये सवाल ही नहीं है। ये तो दिस इज इसका जवाब बिल्कुल उतना ही क्रिस्टल क्लियर है जितना दिन और रात में अंतर है। एब्सोल्युटली उत्तर प्रदेश में अगर अगला सीएम को होने जा रहा है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव होंगे। ठीक है, ये तो आपके फेवरेट सीएम फेस हो गए। अदर देन अखिलेश यादव हो ही नहीं सकता। आपने फेवरेट पूछा तो फेवरेट तो एक ही है, दूसरा फेवरेट कैसे होगा? देयर कैन बी नो टू फेवरेट्स ना। फेवरेट बाय डेफिनेशन, इंग्लिश लैंग्वेज का जो फेवरेट शब्द है, बाय डेफिनेशन इट इज वन। उसमें फेवरेट एक ही है, दैट इज अखिलेश यादव। विल यू कॉन्टेस्ट इन 2017? If my party decides, sorry, मतलब 2027. If my party says, अगर मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं सरोजनगर विधानसभा की जिम्मेदारी उसको मैं पूरी ईमानदारी से निभाता हूँ। लखनऊ उत्तर में मेरे 10 साल के रिश्ते हैं, उसको मैं पूरी ईमानदारी से निभाता हूँ। और इसके अलावा भी कुछ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे तो वो, नहीं तो कहेंगे नहीं तो नहीं, हाँ कहेंगे तो हाँ। ये तो पार्टी का निर्णय होगा, मेरा निर्णय नहीं है। पार्टी जो कहेगी उसका पालन करेंगे। वी आर डिसिप्लिन्ड सोल्जर्स ऑफ अखिलेश यादव। गूगल पे इन दिनों सबसे ज्यादा क्या सर्च करते हैं आप? मेरी सर्च इन दिनों क्या पिछले 20-30 सालों में विल ऑलवेज बी एनालिसिस ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक। एनालिसिस, हाँ, कोई किताब होगी या कोई ट्रेंड होगा या कोई इकोनॉमिक ट्रेंड होगा या कोई सम फॉरेन, इट विल आइदर बी रिलेटेड टू इकोनॉमी और इट विल बी रिलेटेड टू फॉरेन पॉलिसी। ये दो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं। और लिटरेचर एंड पोएट्री, वो मेरा पर्सनल पैशन है। आप अखिलेश यादव जी के साथ कॉलेज डेज में भी रहे हैं जी। मैं उन्हें कॉलेज डेज से जानता हूँ, ये है। वो मेरे बहुत सीनियर हैं और मैं उनके साथ कभी पढ़ा नहीं, बट आई हैव नोन हिम सिंस हिज कॉलेज डेज एज वेल। तो कोई उनके साथ कोई इंटरेस्टिंग या फनी याद है? इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बता, उनमें एक बड़ी अच्छाई है। और ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब वो शायद पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए थे या शायद नहीं थे, तब की बात बता रहा हूँ आपको कि इवन बिफोर ही वॉज मैरिड, टू बी ऑनेस्ट विद यू, कहीं भी जो जाएंगे, जैसे अगर उन्हें कोई पेड़ की अच्छा दिखा तो उस पेड़ को लिख लेंगे या कैप्चर करेंगे या फोटो खींच लेंगे। आज की तारीख में उसकी फोटो खींच लेंगे कि ये पेड़ हम आगरा में लगाएंगे, ये ब्रिज देखेंगे उन्हें अच्छा लगेगा, ये ब्रिज हम लखनऊ में बनाएंगे, उन्हें कोई बेंच अच्छी लगेगी, ये ब्रिज हम जनेश्वर मिश्रा पार्क में लगाएंगे या लोहिया पार्क में लगाएंगे। तो उनकी एक इनक्विजिटिवनेस जो है, उनकी जो क्यूरियोसिटी है, किसी अच्छी चीज को देख करके, उसको सीख करके, उसको समझ करके और उससे बेहतर बनाने का जो जज्बा है, वो उनका बहुत पुराना जज्बा है। चाहे आप जनेश्वर मिश्रा पार्क की बात करिए, चाहे पेकाना की बात करिए, चाहे लखनऊ स्टेडियम की बात करिए, चाहे लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करिए, चाहे आगरा एक्सप्रेसवे की बात करिए, चाहे पुलिस हेडक्वार्टर्स की बात करिए, 102 की बात करिए, 108 की करिए, 1090 की बात करिए, डायल 100 की बात करिए। अब मैं आई कैन कीप गोइंग ऑन। मेरी विधानसभा में हमने पुराने लखनऊ पे काम किया, चाहे नए ब्रिजेस बनाए, नए सब चीज़ों पे उनकी वो इनक्विजिटिवनेस, उनकी वो विजन जो है उनका, एंड द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम समवेयर, इंप्रूव अपॉन इट, ट्रांसलेट इट इनटू समथिंग टैंजिबल अपने कॉन्टेक्स्ट में, उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में, वो फैंटास्टिक है। एंड मुझे लगता है कि वो एक चीज़ है जो उन्होंने पहले भी थी, आज भी है और उन्होंने बचा रखी है। और वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो लोग नहीं जानते, लेकिन उत्तर प्रदेश का बहुत फायदा होता है। सर मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेसर से
रैपिड फायर राउंड खेलना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि एक शॉर्ट में आंसर मिल नहीं सकता, क्योंकि इतना ज्यादा डिटेल में बता दी की आदत है कि हर एक आंसर को आपने बहुत डिटेल आउट किया। लेकिन अगले 4 वो कमजोरी है, वो खराबी हम लोग मैं मान के चलता हूँ, इसीलिए मैंने कुछ बोला कि मैं खुद पढ़ाता हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ इस बात को। अगले 4 क्वेश्चन बिल्कुल 1 वर्ड वाले ही मैं उम्मीद करता हूँ आंसर देंगे। आपका फेवरेट सिंगर? फेवरेट सिंगर, आई वुड से जगजीत सिंह साहब। जगजीत सिंह साहब। फेवरेट सॉन्ग? अगेन बहुत सारे हैं। एक कोई नहीं, एक कोई नहीं, कोई ऐसा नहीं जो। हाँ। फेवरेट एक्टर? टू बी ऑनेस्ट आई डोंट हैव फेवरेट्स देयर। ओके। ऐसा नहीं है मेरे साथ कि मेरे ये फेवरेट एक्टर है तो मैं उसकी सब पिक्चरें देखनी है, या मैं जाऊंगा जरूर देखने, या कहीं आ जाए तो मैं मिलने चला जाऊंगा, या मेरे सामने होटल में खड़े हो तो मैं जाके मिल लूंगा। कोई नहीं। फेवरेट बॉलीवुड फिल्म? कोई भी नहीं। हॉलीवुड गॉडफादर सीरीज आई लव्ड। गॉडफादर वाज मुझे उस समय, उस एज पे जब हम लोगों ने पहली बार देखी थी, मैं क्लास 8th या 9th में रहा हूँगा शायद उस समय बहुत अच्छी लगी थी। वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस, वेरी स्ट्रॉन्ग डायलॉग डिलीवरी, जो थीम है वो उस माइंड सेट को उस एज पे अट्रैक्ट करता है कि भाई डोमिनेंस एंड वो। बट अदर देन दैट अगेन आई सेड, फॉर मी मुझे कोई एक्टर पसंद है, उनकी ये पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लग सकती है, अगली मैं बीच में उठ करके आ सकता हूँ, बिकॉज it's that particular performance about it. प्रोफेसर मिश्रा, आपसे बात करके ना मतलब आज काफ़ी कुछ एक तो जानने को मुझे मिला, और मुझे ये समझ में आया कि यूपी की राजनीति में करेज और क्लैरिटी 2 चीज़ें, 2 वर्ड मुझे समझ में आ रही हैं। उसकी बहुत ज़रूरत है। जिस तरह से आपने इतना क्लियर विजन रखा हुआ है और आपने चीज़ें जो रखी, ये मुझे ऐसा ही लग रहा है। इन सारी बातों को हमारे सामने यहाँ पे रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने इतना टाइम दिया, मैंने थॉरोली एंजॉय किया और कहीं कट भी नहीं लिया इसी वजह से, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये चला जाए और मुझे वक्त मिलेगा तो और भी, लेकिन आपको भी जाना है तो मेरे पास इतना मैं रिक्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ आपसे, फिर कभी जरूर उन बातों को पूछना चाहूंगा जो आपके पर्सनल जिंदगी है, उस समय हम शायद ये बात ना करें। इस उम्मीद के साथ इस पॉडकास्ट को यहाँ पर बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू। आप लोगों को ये पॉडकास्ट अगर पसंद आए तो प्लीज़ आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगले पॉडकास्ट के इंतजार में हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, थैंक यू।